हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल फीलिंग वेल। हेलो महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन। वन शॉट रिवीजन की सीरीज के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड, चैनल में है, जाके देख सकते हो। आज हम करेंगे सर मोस्ट अवेटेड चैप्टर का रिवीजन, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन में आईटीसी का पार्ट ओब्वियसली तुमसे पूछा जाता है, प्लस आईटीसी के ऊपर सेपरेटली भी अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर हम आईटीसी के रिवीजन के साथ। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द रिवीजन स्टार्ट करने के पहले जस्ट एक दो बेसिक चीजें। इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स मतलब क्या है सर? टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज। टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज। और जो हमने टैक्स पे किया इनवर्ड सप्लाईज, उसका हम क्या लेंगे सर? क्योंकि हमें पता है सर, हमने जीएसटी का जब हमने वन शॉट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था तो मैंने पहले क्लास में बोला था कि जो भी हम टैक्स पे किए ऑन इनवर्ड सप्लाईज, उसका हमें क्या मिलता है सर? बेनिफिट, है ना। और उसको हम क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं सर? इसको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस किससे करते हैं? फ्रॉम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, है ना। तो आज सर ये चैप्टर बेसिकली हम पढ़ने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, कि मतलब बेसिकली कब कब हमें क्रेडिट मिलेगा, कब कब हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, और क्या क्या स्पेशल केसेस है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है सर कि इनवर्ट सप्लाईज में जो जो भी मैंने टैक्स पे किया उसका बेनिफिट जब तुमको मिलेगा तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और बेनिफिट कैसे लोगे सर? जब हम नेट लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन करेंगे सर। नेट लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन तो क्या करना है? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब मैंने आरसीएम वाला पढ़ाया था, ठीक है, आरसीएम का कंसेप्ट, तो आरसीएम में भी जो तुम टैक्स पे करोगे उसका आईटीसी मिलेगा प्लस आरसीएम का लाइबिलिटी। क्लियर है? ये मैंने ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर दिया था, एंड यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि हमारा फॉर्मूला रहेगा ओटीएल माइनस आईटीसी प्लस आरसीएम का लाइबिलिटी। दिस इज योर फाइनल लाइबिलिटी जो आने वाला है आफ्टर एडिंग आरसीएम लाइबिलिटी। ठीक है, शुरू करते हैं सर हम इनपुट टैक्स रेट के ऊपर। सबसे पहले देखो क्या लिखा है सर। सबसे पहले इन्होंने लिखा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के तहत। सर इसका जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 16 है, और जो सबसेक्शन है बेसिकली दैट इज द फर्स्ट सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। मतलब कहने का मतलब सर, हमारा जो बेसिक मतलब व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी या व्हाट इज द बेसिक कंडीशन। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होगा सर? बताओ मुझे एक बात बताओ सर, ये आईटीसी किसको मिलेगा? आईटीसी किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। मतलब पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो पहला बेसिक ओब्वियसली ना, अगर तुम रजिस्टर्ड हो तभी जाके तो तुम्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट, ठीक है, ऑन इनवर्ड सप्लाई। याद रखना, इनवर्ड सप्लाई। और इनवर्ड सप्लाई सर किस चीज का? इनवर्ड सप्लाई किस चीज का? इनवर्ड सप्लाई किस चीज का सर? गुड्स या सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स, है ना। कैपिटल गुड्स, तीनों का इनपुट टैक्स रेट हमें मिलेगा, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहला कंडीशन क्या है? पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड, तभी जाके तुम्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड क्या है सर? सिंपल बताओ, जो भी गुड्स या सर्विसेज है जो तुमने क्या किया, इनवर्ड सप्लाई मतलब रिसीव किया है, दैट मस्ट बी क्या, वो सर पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए या बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए? ऑब्वियसली इट मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। तो जो जो भी गुड्स या जो जो भी सर्विसेज जो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए उसका हमें आईटीसी मिलेगा। तो कंडीशंस कितना है सर? दो कंडीशंस, एंड बोथ द कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड, एंड दीज आर बेसिक कंडीशंस। पहला कंडीशन है सर, पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू क्लेम आईटीसी। एंड सेकंड, आईटीसी किसका मिलेगा सर? दोज गुड्स या दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर है? मतलब सर पर्सनल आइटम्स, जो तुम्हारा पर्सनल आइटम्स है या पर्सनल एक्सपेंसेस, इनका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा ना। इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या है? इनवर्ड सप्लाईज, क्योंकि तुमने सर्विसेज या गुड्स रिसीव किया और बदले में तुमने खर्चा किया है, तो जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस एक्सपेंडिचर, इसका हमें आईटीसी मिलेगा। ठीक है, इसका मिलेगा। लेकिन अभी सर इसमें बहुत कुछ है, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, ये तो सिर्फ क्या चल रहा है, अभी तो सिर्फ ट्रायल ही है, अभी बहुत कुछ आने वाला है आगे, देखते जाओ। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? ये तो क्लियर है, दो बेसिक कंडीशन है, पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड गुड्स या सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
एक कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है सर, जैसे मान लो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, कितना हुआ सर 10 लाख रुपीस, क्लियर। इसमें से माइनस किया हमने आईटीसी, आईटीसी मान लो फॉर एग्जांपल सर कितना है 12 लैक्स, ठीक है, तो नील आएगा, करेक्ट। अब 12 लैक्स में से क्या हुआ है सर, 12 लैक्स में से जो 10 लाख का आईटीसी है वो हमने क्या कर लिया सर, यूटिलाइज कर लिया। बाकी 2 लाख का आईटीसी हमने लिया तो है लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, करेक्ट, यूटिलाइज नहीं किया ना, क्योंकि सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने का है 10 का, लेकिन आईटीसी 12 का है, तो 10 लाख का तो यूटिलाइज कर लिया लेकिन 2 लाख का यूटिलाइज नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ 2 लाख हमने क्या किया सर, अवेल तो किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, और जो 10 लाख है वो यूटिलाइज भी कर लिया है और वो हमने अवेल भी कर लिया, क्लियर है। तो याद रखना सर डिफरेंस बिटवीन यूटिलाइज्ड और क्या बोलते हैं नॉट यूटिलाइज्ड, है ना, या फिर यूटिलाइज्ड एंड अवेल्ड। यूटिलाइज्ड मतलब जब तुम पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन या पूरा का पूरा सेट ऑफ कर देते हो, इसको कहते हैं यूटिलाइज्ड। और जो 2 लाख पड़ा हुआ है मतलब जो बच गया सर, जो बच गया वो क्या है सर, वो है आईटीसी अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर आईटीसी अवेलमेंट मतलब कि तुमने आईटीसी तो क्लेम कर लिया और तुम्हारे क्रेडिट लेजर में भी आ गया, तो यहाँ पर तो वैसे ही आया ना सर, यहाँ पर हमने 10 लाख का भी आईटीसी अवेल किया और 2 लाख का भी अवेल किया, क्रेडिट लेजर में कितना आया 12 आया, लेकिन उसमें से फिर हमने क्या किया सर, आईटीसी यूटिलाइज कितना किया 10 लाख, है ना 10 लाख, तो 12 लाख का आईटीसी हमने अवेल तो किया क्योंकि अल्टीमेटली तुमने 12 का ही अवेलमेंट किया, ठीक है, अवेल तो तुमने 10 भी किया 2 भी किया, लेकिन इसमें से यूटिलाइजेशन कितना हुआ है 10 यूटिलाइज हुआ है, बाकी 2 यूटिलाइज नहीं। तो अवेल्ड का मतलब तुमने आईटीसी क्लेम कर लिया और पैसा चला गया क्रेडिट लेजर में, लेकिन उसमें से तुमने कितना यूटिलाइज किया है दैट इज आईटीसी यूटिलाइज्ड, ठीक है, कितना उसमें यूज किया है टू सेट ऑफ योर ओटीएल, तो दैट इज योर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ठीक है। तो अवेलमेंट और आईटीसी यूटिलाइजेशन का डिफरेंस याद रखना सर। ये डिफरेंस क्यों याद रखेंगे, क्योंकि जब मैंने रिवीजन किया था लास्ट टाइम तो मैंने बोला था पेमेंट ऑफ टैक्स में, सर पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट कब चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑन आईटीसी रॉन्गली, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड। जब आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड होता है, अवेल नहीं, जब रॉन्गली यूटिलाइज्ड होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जिस मंथ में तुमने आईटीसी का रॉन्ग यूटिलाइजेशन किया उस मंथ से लेके जब तक तुम पेमेंट नहीं करते या रिवर्सल नहीं करते तब तक इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वे में समझा था हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स में, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इंटरेस्ट चार्ज होता है जब तुम उसे यूटिलाइज करते हो, और यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने बोला था कि सर जो भी तुम्हारा बैलेंस क्या बोलते हैं, जो भी रॉन्गली आईटीसी तुमने अवेल किया है माइनस जो तुम्हारा बैलेंस है, ठीक है, दैट इज योर क्या बोलते हैं रॉन्गली आईटीसी यूटिलाइज्ड, वो हमने वहां पर पढ़ा था। बट ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो अवेलमेंट मतलब पूरा का पूरा अवेल तो कर लिया लेकिन उसमें से यूटिलाइज कितना किया, दैट इज यूटिलाइज्ड पोर्शन। अब आते हैं सर कंडीशंस फॉर टेकिंग, हाँ अब आते हैं 16(2). बेसिक तो 2 ही है, बेसिक में तो उसका क्या है, पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। लेकिन सर एडिशनल कंडीशंस है कितने, टोटल 6। ये 6 के देखो ऑल द कंडीशंस, ध्यान से देखना सर, ऑल द कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, मतलब पहले वो 2 कंडीशंस दिस टू नीड्स टू बी फुलफिल्ड, अगर ये फुलफिल हो गए, अभी खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो शुरू हुआ है, और ये 6 भी फुलफिल करना पड़ेगा। अब चलते हैं पहले कंडीशन के ऊपर। सर पहला कंडीशन कहता है कि हमारे पास सर अगर तुमको आईटीसी अवेल करना है, अवेल, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब तुम आईटीसी अवेल करोगे किसके बेसिस में, कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा ना सर, डॉक्यूमेंट के बेसिस में तो आईटीसी अवेल करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए सर, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सर मतलब मान लो फॉर एग्जांपल तुमने 10 लाख का सामान खरीदा, उसमें से 8 लाख का, जो 8 लाख का सामान खरीदा उसका इनवॉइसेस तुम्हारे पास है, लेकिन बाकी 2 लाख का इनवॉइसेस तुम्हारे पास नहीं है या खो गया, जो भी बोल दो, ठीक है, मिसिंग है वगैरह जो भी। अब इनवॉइसेस मिसिंग है, ये मिसिंग है, ठीक है। तो सर ये 8 लाख का जो इनवॉइसेस है इसके ऊपर का आईटीसी तुम क्लेम कर पाओगे, लेकिन ये जो मिसिंग है जिसका इनवॉइसेस नहीं है इसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सर इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है सर, इनवॉइस हो सकता है, डेबिट नोट। सर डेबिट नोट क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला था इंटरेस्ट, है ना, याद है, जब सप्लायर तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है, उसके लिए वो डेबिट नोट इशू करता है, और इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है।
तो तुमने इंटरेस्ट के ऊपर जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी लेने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डेबिट नोट। तो इनवॉइस भी होना चाहिए, डेबिट नोट भी होना चाहिए। और डेबिट नोट सर और भी आगे हम देखेंगे, कंसेप्ट में जाएंगे तो वहां तुम्हें समझ में आएगा। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जहां पर हम डेबिट नोट इशू करते हैं, तो डेबिट नोट भी होना चाहिए। उसके बाद सर रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होता है, जब आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें क्या बोलते हैं सर रजिस्ट्रेशन में, तो वहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है। ठीक है, अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक मैं ब्रीफ देता हूँ। रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या होता है ना सर, कि जब तुम्हारा डेट्स में डिफरेंस होता है, लायबल टू रजिस्टर एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और तुम्हारा एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद रखना इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल डेट, वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस पीरियड के लिए हमें रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर जब जाएंगे तो समझा देंगे। उसके बाद सर एक तो हो गया इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। उसके बाद सर हाँ, अगर आरसीएम वाला सप्लाई है, देखो आरसीएम वाला सप्लाई, अब देखो आरसीएम के केस में क्या होता है ना सर, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है ना, तब तो सर वो खुद ही इनवॉइस तुमको इशू कर देगा, है ना, वो खुद इनवॉइस इशू कर देगा और रिसिपिएंट क्या करेगा, टैक्स पे करेगा अंडर आरसी। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है सर, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस जो है वो कौन इशू करेगा, रिसिपिएंट इशू करेगा। और टैक्स फिर अगर वो आरसीएम वाला केस है तो टैक्स भी कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। समझ में आया, टैक्स भी रिसिपिएंट पे करेगा और इनवॉइस भी रिसिपिएंट इशू करेगा। और इस इनवॉइस को हम कहते हैं सर सेल्फ इनवॉइस, क्योंकि रिसिपिएंट खुद के ऊपर ही इनवॉइस जनरेट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सप्लायर क्या है सर, अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट along with proof of payment of tax। ठीक है सर, तो वो इनवॉइस हमें इशू करना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस। और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वही इनवॉइस इशू कर देगा नॉर्मली। उसके बाद आते हैं सर बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है सर, बेसिकली इंपोर्ट, जब तुम गुड्स इंपोर्ट करते हो उस पर तुम आईजीएसटी पे करोगे ना, तो उसका क्रेडिट लोगे ना, तो क्रेडिट कैसे लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसडी। आईएसडी बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट रेलेवेंट फॉर योर इंटर एग्जाम्स, फाइनल के लिए रिलेवेंट है, तो नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, या तो इनवॉइस होगा या फिर डेबिट नोट होगा। डेबिट नोट किसके लिए होता है सर, या तो इंटरेस्ट के लिए होगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा बिलिंग कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल सर, चलो अब डेबिट नोट आ ही गया तो जस्ट एक एग्जाम्पल लेके बता दो। ऐसे मान लो तुमने 100 क्वांटिटी बिलिंग किया, ठीक है, बिलिंग कितना किया, 100 क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल में तुमने डिलीवर किया था 110 क्वांटिटीज, ये एक्चुअल है, एक्चुअल डिलीवरी। तो यहाँ पर क्या होगा सर, अब 100 का बिलिंग किया है, बाकी 10 का बिलिंग हुआ नहीं ना, तो बाकी 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट इशू किया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है सर कि डेबिट नोट के बेसिस में तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो इनवॉइस, डेबिट नोट या फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, या फिर सेल्फ इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम, या फिर बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट, या फिर आईएसटी। अच्छा सर, डिलीवरी चालान एंड बिल ऑफ सप्लाई आर नॉट टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। देखो सर, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई मैंने तुम्हें समझाया था कि जब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, है ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर तुम रजिस्टर्ड हो, तो फिर ये इस केस में हम इश्यू करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। एंड बिल ऑफ सप्लाई में मुझे बताओ, क्या हम टैक्स कलेक्ट करेंगे सर सामने वाले से, क्या हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, आंसर इज नो। अगर टैक्स कलेक्ट करना होता तो टैक्स इनवॉइस इशू करते, एग्जाम सप्लाई में कोई टैक्स नहीं आएगा। और अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो तुम्हें अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ता है, ये मैंने समझाया था चैप्टर 3 में, करेक्ट। तो इसीलिए सर यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा। और उसके बाद आता है सर डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान बेसिकली क्या होता है सर, मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, हालांकि हम समझेंगे आगे, गुड्स में मूवमेंट तो हो रहा है सर, बट सप्लाई नहीं है, मतलब मूवमेंट तो हुआ है बट इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या इशू करेंगे सर, डिलीवरी चालान। अब सप्लाई नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो सर टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं आता ना, टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो इसीलिए डिलीवरी चालान एंड बिल ऑफ सप्लाई आर नॉट अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है सर, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में कुछ डिटेल्स होना चाहिए, कुछ डिटेल्स होना चाहिए, मतलब मैंडेटरी है। मतलब अगर तुम्हें आईटीसी क्लेम करना है, तुम्हारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा और उसके अंदर, उस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, एक तो सप्लायर का जीएसटी नंबर और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, ऑब्वियसली क्योंकि आईटीसी क्लेम करना है। उसके बाद सर गुड्स का डिस्क्रिप्शन, टैक्स कितना चार्ज किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ये मतलब कितना सर, ये 4 चीज तो होना ही चाहिए अगर तुम्हें आईटीसी क्लेम करना है, ये 4 चीज तो कंपलसरी सर, जीएसटी ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन, टैक्स चार्ज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई है। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन क्या दिया, अगर सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। सर ई इनवॉइसिंग कब एप्लीकेबल होता है, जब तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होता है। जब मैं इनवॉइसिंग चैप्टर में जाऊंगा तो वहां समझा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं भी याद है तो चलेगा। सिंपल याद रखो, अगर सप्लायर का लाइबिलिटी था टू इशू ई इनवॉइस, लेकिन उसने ई इनवॉइस इशू नहीं किया, या फिर ई इनवॉइस तो इशू किया लेकिन सर उसमें आईआरएन नंबर नहीं है, मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो उस केस में फिर उसको हम टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। कहने का मतलब क्या है, मान लो सर एबीसी लिमिटेड के ऊपर, एबीसी लिमिटेड के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, ई इनवॉइसिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल है, ठीक है सर, एप्लीकेबल तो है, लेकिन एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, ई इनवॉइस इशू नहीं किया, या फिर ई इनवॉइस तो इशू किया सर लेकिन उसमें आईआरएन नंबर नहीं है, तो उस केस में फिर याद रखना दिस, ये जो ई इनवॉइस उसने क्या बोलते हैं सर, ई इनवॉइस इशू नहीं किया, या फिर इनवॉइस इशू किया लेकिन आईआरएन नंबर नहीं है, तो फिर याद रखना दिस इनवॉइस इज नॉट अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम इसको टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे। क्लियर है, एकदम पिक्चर क्लियर है, तो इसको हम टैक्स इनवॉइस नहीं मानेंगे सर। सर समझ में आ तो रहा है सर, हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है ये मैंने तुम्हें बता दिया, इनवॉइस आ गया, डेबिट नोट आ गया, रिवाइज टैक्स इनवॉइस आ गया, सेल्फ इनवॉइस आ गया, बिल ऑफ एंट्री आ गया, ठीक है। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ मैंडेटरी डिटेल्स है, वो क्या क्या है सर, सप्लायर रेसिपिएंट का जीएसटी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ऑफ टैक्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और तुमने ई इनवॉइस इशू नहीं किया या फिर आईआरएन नंबर नहीं है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। बी केयरफुल, इसके ऊपर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जहां पर इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, तो बी केयरफुल। अब आते हैं सर सेकंड कंडीशन, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, चलो मान लेते सर पहला कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आईटीसी, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या कहता है सर, बेसिकली मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दूसरा कंडीशन समझाने के पहले सर, मान लो सर ये सप्लायर है, अब क्योंकि देखो सर ये है तो वन शॉट रिवीजन सीरीज, आई होप थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो एक नॉलेज या आइडिया याद तो होगा कुछ तो सप्लायर ने सर, सप्लायर अपना आउटवर्ड सप्लाईज के लिए क्या फर्निश करता है, GSTR 1, और जैसे वो एक इनवॉइस, मान लो वो एक इनवॉइस जैसे वो GSTR 1 में क्या बोलता है अपलोड करता है, और जैसे वो GSTR 1 फाइल होता है सर, GSTR 1 कब तक फाइल होता है, ये इसका ड्यू डेट क्या है सर, 11th या फिर 13th जो भी है, ठीक है, अभी के लिए 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अभी के लिए अज्यूम करते हैं 11th, तो GSTR 1 का ड्यू डेट क्या है सर 11th, तो सप्लायर ने मान लो 1 फाइल कर दिया बाय 11th, जैसे वो फाइल करेगा ये रिसिपिएंट के सर कहां पर आ जाएगा, GSTR 2B में, और ये जो इनवॉइस उसने फाइल किया ये क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट, इनवॉइस जो भी तुमने GSTR 1 में फर्निश किया वो क्या हो जाएगा सर, ऑटो पॉपुलेट, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, अगर ये अगर 2B में, अगर 2B में वो इनवॉइस तुमको रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2B में वो इनवॉइस क्या कर रहा है सर, रिफ्लेक्ट, अगर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर तुम इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सर अगर इनवॉइस 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो फिर सर फिर तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब सर यहाँ पर लॉ बहुत क्लियर है, लॉ बोल रहा है देखो तुम्हारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे, रुक जाओ, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पहला कंडीशन तुमने फुलफिल किया, ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक करो कि क्या तुम्हारे GSTR 2B में, है ना, क्या तुम्हारे GSTR 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी चेक करो ना। तो पहला ये चेक करो तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं, सेकंड ये चेक करो कि 2B में वो डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं, अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आईटीसी ले पाओगे, नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आईटीसी नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो बोथ द कंडीशन इट शुड बी फुलफिल्ड। अभी बाकी और 4 कंडीशंस भी है, तो पहले देखो क्या है, नो आईटीसी कैन बी अवेल्ड, चाहे वो इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, क्योंकि डेबिट नोट का भी आईटीसी लेंगे ना। डेबिट नोट क्या होता है, जब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी अगर हमें बिलिंग करना पड़ता है, अगर हमने शॉर्ट बिलिंग किया, शॉर्ट बिलिंग, तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम बिल करेंगे उसके लिए डेबिट नोट, या फिर इंटरेस्ट के लिए डेबिट नोट। तो आईटीसी तुम अवेल नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, जब तक वो फर्निश नहीं हो जाता बाय द सप्लायर इन द फॉर्म GSTR 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, या 1 है, अब ये 1 है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जब रिटर्न चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे। अभी के लिए सिंपल है सर कि आईटीसी हम अवेल नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो इनवॉइस
फर्निश नहीं हो जाता जीएसटीआर 1 में, एंड वो 2B में कम्युनिकेट नहीं हो जाता। मतलब आईटीसी तुम तभी अवेल कर पाओगे जब सामने वाला जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, ऑब्वियसली उसने फर्निश किया जीएसटीआर 1, एंड वो ऑटो पॉपुलेट हो गया तुम्हारे 2B में, मतलब रिफ्लेक्ट हो गया 2B में। तो वही लिखा हुआ है सर, आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड अनलेस 1 तुम फाइल किया एंड अनलेस इट इज कम्युनिकेटेड इन 2B। 2B में वो क्या होना चाहिए, ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन ये है सर, एक्सेप्शन बेसिकली क्या कहता है कि अगर मान लो 2B में इनवॉइस नहीं आ रहा, अगर 2B में मान लो तुम्हारा इनवर्ट सप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है, उसके बाद भी देखो नॉर्मली तो क्या है, अगर 2B में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा तो तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उसके बाद भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये कौन कौन सा केसेस है सर, ये बेसिकली जेन्युइन केसेस है जहां पर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उसके बाद भी तुम आईटीसी लोगे। वो क्या केसेस है सर, इंपोर्ट। मुझे बताओ सर, जब तुम इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में तो सप्लायर सप्लायर तो अपने जीएसटीआर 1 में कुछ नहीं भरेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, सप्लायर तो बाहर का है, तो वो तो जीएसटीआर 1 भरेगा नहीं। अगर वो जीएसटीआर 1 नहीं भरेगा तो हमारे 2B में नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे? ऑब्वियसली आंसर इज नो, आईटीसी ले पाओगे, क्योंकि ये इंपोर्ट वाला केस है। इंपोर्ट के केस में बाय डिफॉल्ट 2B में नहीं आएगा ना सर, वो 2B में आएगा ही नहीं उसको तो, लेकिन आईटीसी तो लेंगे ना सर, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मैंने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया है, तो आईटीसी तो लूंगा। तो आईटीसी कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ इंपोर्ट इवन इफ नॉट रिफ्लेक्टेड इन 2B। 2B में नहीं आता लेकिन स्टिल आईटीसी लेंगे। आरसीएम, अच्छा आरसीएम के केस में मैंने बोला, क्या बोला, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली वो जीएसटीआर 1 भरेगा नहीं और 2B में आएगा नहीं। लेकिन मैं तो टैक्स पे करूंगा तो मैं तो आईटीसी लूंगा ना सर। तो आईटीसी कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ इंपोर्ट इवन इन केस ऑफ आरसीएम इवन इफ नॉट देयर इन 2B। एंड लास्ट में सर आईएसडी, इवन इफ नॉट देयर इन 2B। तो आईएसडी वाला पॉइंट अगेन नॉट दैट रेलेवेंट। तो हमें एक बार के लिए दो चीज याद रखना है कि सर इंपोर्ट के केस में even though it is not reflected in 2B you can claim ITC and RCM का केस, ये दो केस, ठीक है। ऐसे तो तीन है लेकिन दो याद रखना सर। एक तो इंपोर्ट के केस में सर तुम आईटीसी ले पाओगे इवन दो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता, एंड सर लास्ट में आरसीएम के केस में भी तुम आईटीसी ले पाओगे इवन दो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड आरसीएम सर बहुत सिंपल है, याद रखना, हम आईटीसी ले पाएंगे इवन इफ नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो कितना पॉइंट्स हो गया बच्चों, एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया सर। पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट है इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड, मस्ट बी फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 एंड रिफ्लेक्टेड इन 2B। 2B में कब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दो एक्सेप्शंस है, इंपोर्ट का केस एंड आरसीएम का केस, जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो ऑब्वियसली 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर, हाँ थर्ड पॉइंट क्या है सर, थर्ड पॉइंट कहता है कि आईटीसी on those invoices communicated in 2B is shall not be restricted, मतलब वो आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए सर, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड कब नहीं होगा, अब आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सर ब्लॉक्ड क्रेडिट का, है ना। अगर मान लो कोई आईटीसी, अगर मान लो क्या बोलते हैं सर, कोई इनवर्ट सप्लाई तुमने लिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी है, 2B में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, ब्लॉक्ड है अंडर 17(5). अगर वो ब्लॉक्ड है तो फिर तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर क्रेडिट क्या है सर, ब्लॉक्ड मतलब कि आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो आईटीसी अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो अगेन तुम आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो ये कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास देखो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए, ब्लॉक्ड भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट, या फिर आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा सर, तो एक तो ब्लॉक ट्रेड के केस में आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड होता है, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर एक और केस है सर, एक और केस क्या है, ये ध्यान से सुनो, ये केस ध्यान से सुनो, हालांकि मैंने टीडीएस में समझाया था लेकिन फिर से समझाते हैं। मान लो होटल वाला, ठीक है, अब होटल वाला का प्रॉपर्टी, मान लो सर होटल वाले का प्रॉपर्टी तुमने बुक किया है, ठीक है, प्रॉपर्टी बुक किया है, मतलब बेसिकली तुमने रूम बुक किया, ठीक है, अकोमोडेशन, तो ये होटल अकोमोडेशन है, ठीक है, और रेसिपिएंट कौन है, एबीसी लिमिटेड। अच्छा एबीसी लिमिटेड मान लो सर कहाँ का है, दिल्ली का है, और होटल वाला मान लो सर कहाँ का है, बॉम्बे का है, ठीक है। सर लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन है, होटल वाला, वो है बॉम्बे का, ठीक है। सर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कहाँ का है सर, दिल्ली का। अब आता है सर प्लेस ऑफ सप्लाई। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का है ये बताओ। तो यहाँ पर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर थोड़ा बहुत याद होगा सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है होटल, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां पर होटल लोकेटेड है, जहां पर होटल क्या है सर, लोकेटेड। तो होटल लोकेटेड मतलब सर होटल सिचुएटेड कहां पर है बताओ, सिचुएटेड कहां पर है सर, बॉम्बे पे,
बॉम्बे में, करेक्ट, बॉम्बे में सिचुएटेड है। तो उस केस में सर अब देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, बॉम्बे में सिचुएटेड तो क्या होगा, CGST एंड SGST, SGST चार्ज किया जाएगा बाय द होटल। SGST कौन सा होगा सर, बॉम्बे वाला, करेक्ट, बॉम्बे वाला SGST होगा, करेक्ट सर, बॉम्बे वाला SGST होगा, ठीक है। लेकिन ABC लिमिटेड कहाँ का है सर, दिल्ली वाला है, तो मुझे बताओ क्या दिल्ली वाला इस बॉम्बे का क्रेडिट ले पाएगा, आंसर इज नो, है ना, क्योंकि दिल्ली वाला तो दिल्ली का क्रेडिट लेगा या फिर IGST क्रेडिट लेगा, ये बॉम्बे का क्रेडिट नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि स्टेट अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा सर, CGST एंड SGST का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, क्लियर है, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सर लोकेशन एंड प्लेस डिफरेंट है फ्रॉम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। देखो लोकेशन एंड प्लेस, लोकेशन एंड प्लेस बॉम्बे बॉम्बे डिफरेंट है फ्रॉम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो याद रखना लोकेशन एंड प्लेस, बोथ लोकेशन एंड प्लेस अगर डिफरेंट है तो उस केस में फिर हम ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल होगा तब जाके ITC क्लेम करेंगे। फोर्थ आता है सर, तुम्हें गुड्स या सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड, याद रखना इट मस्ट बी रिसीव्ड। अगर गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं होता, मतलब गुड्स या सर्विस, मतलब गुड्स मान लो ट्रांजिट में, अभी तक तुम्हारे पास गुड्स पहुंचा नहीं है, सामान पहुंचा नहीं है, अगर सामान पहुंचा नहीं है तो ITC क्लेम नहीं कर पाओगे सर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 28 फरवरी को गुड्स जो है वो ऑन द वे था, गुड्स क्या था सर, ऑन द वे, और तुम्हारे पास गुड्स पहुंचा सर 2 मार्च, तो बताओ सर गुड्स रिसीव हुआ 2 मार्च, तो ITC कब क्लेम करोगे सर, इन द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी मंथ में ITC क्लेम नहीं कर पाओगे, क्लियर है, क्योंकि गुड्स रिसीव कब हुआ, मार्च। तो याद रखना गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, गुड्स रिसीव होना चाहिए, सर्विसेज रिसीव्ड होना चाहिए, गुड्स रिसीव्ड होना चाहिए फिजिकली, मतलब तुम्हारे पास गुड्स प्रेजेंट होना चाहिए, गुड्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो अच्छा नोट है सर, दो बहुत ही अच्छा नोट है, नोट क्या है ध्यान से सुनो सर। पहला नोट है सर बिल टू शिप टू मॉडल के ऊपर, ठीक है, पहला नोट है सर बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है सर। पहला नोट क्या कहता है ध्यान से सुनो, पहला नोट कहता है मान लो सर ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने, नहीं एक मिनट सर, ए लिमिटेड को एक बार हटा दो, ठीक है, बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के पास ऑर्डर आया कहां से, सी लिमिटेड से, ठीक है, ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर क्या था सर, ऑर्डर था कि हमें 10 टीवी सेट डिलीवर करना है, डिलीवर किसको करना है, सी लिमिटेड को। लेकिन बी लिमिटेड के पास स्टॉक नहीं था, तो बी लिमिटेड ने क्या किया, यही ऑर्डर को क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया, किसको कर दिया सर, सी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड ने, सॉरी सी लिमिटेड ने, ए लिमिटेड को, ठीक है, ए लिमिटेड को ऑर्डर क्या कर दिया सर, रीडायरेक्ट, मतलब ए लिमिटेड के पास ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ए लिमिटेड को अब क्या बोला सर, ए लिमिटेड को बोला कि आप ये 10 टीवी सेट हमको नहीं, आप डायरेक्टली डायरेक्टली किसको दो, सी लिमिटेड को डिलीवर कर दो, समझ में आ रहा है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ सर, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, इसके लिए एक इनवॉइस इशू किया जाएगा, और दूसरा ट्रांजेक्शन किसका हुआ, बी लिमिटेड और ए लिमिटेड, इसके लिए ए लिमिटेड क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा, ये सेकंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन के लिए बी लिमिटेड इनवॉइस इशू करेगा क्योंकि बी लिमिटेड सप्लायर है, और सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए ए लिमिटेड सप्लायर है, तो ए लिमिटेड क्या इशू करेगा, इनवॉइस, किस चीज का, ठीक है। और यहाँ पर डिलीवरी क्या होगा, सी लिमिटेड को। अब देखो सर सी लिमिटेड के पास तो गुड्स रिसीव हो रहा है, उसके पास तो गुड्स रिसीव होगा क्या, फिजिकली, फिजिकली, करेक्ट, तो वो ITC कब क्लेम करेगा, जब गुड्स रिसीव होगा। लेकिन सर बी लिमिटेड ने भी तो क्या किया, ऑर्डर किया था ना ए लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड के लिए भी क्या है, इनवर्ट सप्लाई है। अगर सी लिमिटेड के लिए इनवर्ट सप्लाई है तो बी लिमिटेड के लिए भी इनवर्ट सप्लाई है, क्योंकि उसने वो ऑर्डर दे दिया था ए को, तो इसका मतलब उसने ए से खरीदा है बेसिकली, हाँ ए से खरीदा है, वो अलग बात है कि डायरेक्टली सी को डिलीवर कर दिया, डायरेक्टली डिलीवर किया है सी को। तो अब क्वेश्चन होता है सर बी लिमिटेड के पास तो गुड्स आएगा नहीं, बी लिमिटेड के पास तो गुड्स आने वाला है नहीं ना, वो तो गुड्स रिसीव करेगा नहीं, क्योंकि रिसीव कौन करने वाला है, सी लिमिटेड। तो फिर सर फिर इस केस में ITC कैसे क्लेम करेंगे, तो इस केस में लॉ कहता है, इस केस में क्या लॉ कहता है सर, कि बी लिमिटेड ITC क्लेम कर सकता है, कब क्लेम करेगा, जैसे ही सी लिमिटेड गुड्स रिसीव करे, याद रखना, जैसे ही सी लिमिटेड गुड्स रिसीव करेगा, जैसे ही सी लिमिटेड गुड्स रिसीव करेगा, हम मान लेंगे कि बी लिमिटेड ने भी गुड्स रिसीव कर लिए, डीम्ड टू रिसीव, डीम्ड टू रिसीव, एंड बी लिमिटेड ITC क्लेम करेगा। तो बी लिमिटेड कब ITC क्लेम करेगा, जब सी लिमिटेड गुड्स रिसीव करेगा, और सी लिमिटेड कब ITC क्लेम करेगा, जब वो गुड्स रिसीव करेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है सर, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, जब गुड्स डिलीवर होता है थर्ड पार्टी को, मतलब सी लिमिटेड को, तो फिर ये माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन मतलब बी लिमिटेड हैज रिसीव्ड द गुड्स, ठीक है, हैज रिसीव्ड द गुड्स। अब आते हैं सर सेकंड नोट के ऊपर। सेकंड नोट क्या कहता है सर, सेकंड नोट ये कहता है
मान लो सर ये सप्लायर है, ठीक है, और ये है रेसिपिएंट, ठीक है। और सप्लायर ने क्या किया सर, एक्स फैक्ट्री बेसिस, एक्स फैक्ट्री बेसिस मैंने समझाया था तुम्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई में। एक्स फैक्ट्री बेसिस मतलब सप्लायर ने क्या किया, सामान हैंड ओवर कर दिया, किसको हैंड ओवर कर दिया, ट्रांसपोर्टर। और फिर क्या बोला, देखो मेरा लाइबिलिटी होता है खत्म, अब तुम जानो रिसिपिएंट जाने, हमारा लाइबिलिटी होता है खत्म। तो एक्स फैक्ट्री बेसिस में हैंड ओवर कर दिया, फिर ट्रांसपोर्टर सामान लेके जाएगा रिसिपिएंट को। तो अब लॉ क्या कहता है सर, लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो, रिसिपिएंट गुड्स तो फिजिकली रिसीव करेगा बाद में, वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, ट्रांसपोर्टर ने तो गुड्स रिसीव कर लिया ना ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ट्रांसपोर्टर काइंड ऑफ एजेंट है ना, यहाँ पर काइंड ऑफ एजेंट हुआ, क्योंकि सप्लायर ने तो हैंड ओवर कर दिया, सप्लायर ने बोला अब मेरा कोई दिक्कत, अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम्हारा और रिसिपिएंट का अपना जिम्मेदारी है, देखो। तो ट्रांसपोर्टर एक तरीके से एजेंट हुआ, रिसीविंग गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट को आईटीसी कब मतलब कब मिलेगा सर, जब गुड्स फिजिकली रिसीव होता है तब मिलेगा, या फिर जब तुमने गुड्स हैंड ओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को। क्योंकि मैंने क्या बोला, जैसे ही तुम हैंड ओवर करोगे तो ये मान लिया जाएगा कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो देखो, अगर गुड्स परचेज है सर एक्स फैक्ट्री बेसिस में, तो गुड्स जैसे ही सप्लायर ने डिलीवर किया ट्रांसपोर्टर को, तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड माना जाएगा सर, डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब सर फॉर एग्जांपल मान लो सप्लायर ने गुड्स हैंड ओवर किया ट्रांसपोर्टर को, ठीक है सर, कब हैंड ओवर किया, मान लो 25 फरवरी को, और वो भी एक्स फैक्ट्री बेसिस, ठीक है, एक्स फैक्ट्री बेसिस में। सर रिसिपिएंट के पास सामान पहुंचा कब, 1 मार्च। तो नॉर्मली तो क्या होता है सर, रिसिपिएंट मस्ट रिसीव द गुड्स फिजिकली, तभी जाके आईटीसी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर गुड्स रिसीव हुआ फिजिकली, मतलब उसके शोरूम में डिलीवर हुआ, ठीक है, शोरूम में डिलीवर हुआ, 1 तारीख को शोरूम में डिलीवर हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने डिलीवरी ले लिया था 25 तारीख को। तो लॉ कहता है कि हम कब मानेंगे कि गुड रिसीव हो रहा है, 25 तारीख को रिसीव हो रहा है 1 तारीख को। तो लॉ कहता है अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस है तो हम मानेंगे कि तुमने 25 तारीख को गुड्स रिसीव कर लिया, तो तुम फरवरी मंथ में ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, मार्च का वेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कब होगा सर, एक्स फैक्ट्री, याद रखना, जब ट्रांसपोर्टर बेसिकली कह सकते हैं एजेंट है रिसिपिएंट का, ठीक है, एक्स फैक्ट्री बेसिस। अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस नहीं है, मतलब अगर मान लो ये क्या बोलते हैं सर तुम्हारा सीआईएफ, जहां पर सप्लायर का जिम्मेदारी है सामान पहुंचाना कहां तक, रिसिपिएंट के शोरूम तक, तो उस केस में आईटीसी कब मिलेगा, जब उसके शोरूम में गुड रिसीव होगा। लेकिन अगर एफओबी है, ट्रांसपोर्टर को दे दिया, फिर ट्रांसपोर्टर जाने और अपना वो रिसिपिएंट जाने, तो उस केस में जैसे ही ट्रांसपोर्टर को मिला मान लेंगे डीम टू बी रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट, ठीक है। ये हो गया सर 4th पॉइंट। तो 4 पॉइंट है सर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड, टू बी में वो इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट या रिफ्लेक्ट करना चाहिए। थर्ड, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड। एंड सर 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट ये है बेसिकली, 5th पॉइंट क्या कहता है कि मान लो सर सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में वो इनवॉइस क्या किया, फर्निश तो कर दिया, लेकिन उसने अपने जीएसटीआर 3बी में उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं किया, है ना। तो मुझे बताओ, अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया तो फिर ऑटोमेटिकली रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट, आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सर रिसिपिएंट को तुरंत थोड़ी ना पता चलेगा, रिसिपिएंट को हो सकता है बाद में पता चले कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, करेक्ट। तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि सप्लायर अपना, अगर मान लो सप्लायर ने क्या कहते हैं 3बी में अगर टैक्स पे नहीं किया, मतलब 3बी में टैक्स पे नहीं किया उस इनवॉइस के ऊपर, लेकिन जीएसटीआर 1 में उसने क्या कर दिया, इनवॉइस फर्निश तो कर दिया, मतलब उसने क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन तो दे दिया सर, डिक्लेरेशन तो दे दिया, लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो और अगर मैंने फर्निश कर दिया जीएसटीआर 1 में तो इसके जीएसटीआर 2बी में आ जाएगा। लेकिन इस बेचारे को कैसे पता कि 3बी में तुमने इस इनवॉइस के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं किया, या फिर 3बी फाइल किया है या नहीं किया। तो लॉ कहता है कि रिसिपिएंट क्या करेगा, पहले तो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस में आईटीसी ले लेगा। पहले तो तुम आईटीसी ले लो, क्यों, क्योंकि उसने 1 में फर्निश कर दिया, तुम्हारे 2बी में आ गया, बिजनेस पर्पस के लिए है, गुड्स रिसीव है, बाकी सारा कंडीशन फुलफिल्ड है, तुम चुपचाप आईटीसी ले लो, पहले तो तुम आईटीसी ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो पहले तो क्या है, देखो द रिसिपिएंट कैन अवेल आईटीसी, चुपचाप आईटीसी ले लेगा ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, प्रोवाइडेड सच अमाउंट शॉल बी क्रिएटेड इन 2बी, मतलब वो अमाउंट 2बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो वो आईटीसी ले सकता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस में। अब देखो
अगर सप्लायर ने 3B फर्निश नहीं किया, ठीक है, 1 तो फर्निश किया था, मैंने आईटीसी भी ले लिया सेल्फ असेसमेंट के बेसिस में एज पर 2B, लेकिन उसने 3B एक्चुअल में फर्निश नहीं किया, तो लॉ कहता है उस केस में फर्निश नहीं किया 3B कब तक, अगर 30 सितंबर तक 3B फर्निश नहीं किया, 30 सितंबर, मतलब मान लो सर फॉर एग्जांपल ये जो 3B है जिसमें उसको टैक्स पेमेंट करना चाहिए था, ये था ईयर 25-26, अब ये इसने 3B में टैक्स पेमेंट नहीं किया, और नहीं किया कब तक, 30 सितंबर तक, याद रखना 30 सितंबर कौन सा, 26, क्योंकि फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द एंड ऑफ 31 मार्च 2026। तो अगर 30 सितंबर तक तुम क्या करते हो, 30 सितंबर तक अगर तुमने 3B फर्निश नहीं किया, 30 सितंबर, याद रखना सर 30 सितंबर तक अगर हमने फर्निश नहीं किया, क्या बोलते हैं, 30 सितंबर तक अगर हमने जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं किया, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया 30 सितंबर तक, तो फिर जो आईटीसी हमने ले लिया, जो आईटीसी हमने ले लिया, उस आईटीसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। समझ में आ रहा है सर, क्योंकि मैंने तो आईटीसी ले लिया सेल्फ असेंबली बेसिस में, उसके बाद ईयर खत्म होगा, ईयर खत्म होने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या उसने 3B फाइल किया था, अगर फाइल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 3B फाइल नहीं होता टिल 30 सितंबर, तो उस केस में फिर यहाँ पर मैं अपना आईटीसी को करूंगा रिवर्स, मतलब मैं आईटीसी को करूंगा रिड्यूस, ठीक है, आईटीसी को करूंगा रिड्यूस, क्लियर है। और रिड्यूस कब तक कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऑन और बिफोर 30 नवंबर, मतलब अगर उसने 3B फाइल नहीं किया टिल 30 सितंबर, तो मेरे को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा टिल 30 नवंबर, 30 सितंबर तक अगर वो नहीं करता तो मैं 30 नवंबर तक रिवर्स कर दूंगा, लेकिन एक बार उसने 3B फाइल कर दिया तो मैं उस आईटीसी को फिर से क्या करूंगा, रीअवेल कर लूंगा सब्सिक्वेंटली। और रीअवेलमेंट कभी भी कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिट, मतलब जैसे ही वो फर्निश करेगा मैं रीअवेल कर सकता हूँ विदाउट एनी टाइम लिमिट, 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब भी करे, ठीक है। तो लॉ सिंपल है, लॉ ये कहता है पहले तो तुम आईटीसी ले लो, अगर उसने 1 फर्निश कर दिया तुम्हारे 2B में रिफ्लेक्ट कर दिया तो आईटीसी ले लो, लेकिन बाद में अगर पता चलता है कि उसने टैक्स पे नहीं किया या जीएसटी 3B फाइल नहीं किया टिल 30 सितंबर, तो आईटीसी रिवर्स कर देना चुपचाप टिल 30 नवंबर, ठीक है। अगर 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा, और रिवर्स कर दिया 30 नवंबर में, और उसके बाद अगर मान लो तुमने जीएसटीआर 3B फाइल किया, तो जब फाइल किया तो आईटीसी वापस से क्या करना, रीअवेल कर लेना। और लास्ट में क्या है सर, रजिस्टर्ड पर्सन शॉल फाइल जीएसटीआर 3B, ओब्वियसली सर, क्योंकि अगर आईटीसी अवेल करना है तो तुम्हें 3B फाइल करना पड़ेगा ना, अगर तुम 3B फाइल करोगे तभी जाके तो आईटीसी अवेल कर पाओगे, यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा 6 कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो सर बहुत सिंपल कंडीशंस है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला कंडीशन ये कहता है सर इनवॉइस होना चाहिए हमारे हाथ में, सेकंड कहता है कि 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, थर्ड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, फोर्थ गुड्स या सर्विसेज फिजिकली रिसीव होना चाहिए। हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल है तो डीम टू बी रिसीव, और अगर फैक्ट्री बेसिस है तो जैसे ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया डीम टू बी रिसीव। उसके बाद सर आईटीसी सेल्फ असेसमेंट बेसिस में ले लो, लेकिन अगर 3B फर्निश नहीं किया 30 सितंबर तक तो आईटीसी रिवर्स कर देना 30 नवंबर तक, और जब फाइल करेगा तो आईटीसी वापस से रिक्लेम कर लेना। और फिर सर क्या कहते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आईटीसी लेना है तो रिसिपिएंट को वो 3B फर्निश करना पड़ेगा, विच इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट से एडिशनल पॉइंट्स में क्या है, अगर गुड्स लॉट्स में आ रहा है या इंस्टॉलमेंट में आ रहा है सर, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, तो आईटीसी कब मिलेगा सर, क्या आईटीसी प्रोपोर्शनेटली मिलेगा ना, आईटीसी मिलेगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, जब पूरा का पूरा लास्ट, मतलब जो लास्ट वाला लॉट जब तुम रिसीव करोगे, जिस मंथ में रिसीव करोगे उस मंथ में तुम आईटीसी, उस मंथ का आईटीसी तुम क्लेम करोगे, ठीक है। हाँ सर ये आता है, हाँ ये वाला पॉइंट है सर, ये वाला एक अच्छा पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट क्या कहता है सर, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग एंड गुड पॉइंट है सर। पॉइंट क्या है ध्यान से देखो सर, मान लो सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है, गुड्स सप्लाई किया, मान लो सर सारा कंडीशन फुलफिल, वो 2 कंडीशंस भी फुलफिल हो गया प्लस ये 6 कंडीशंस भी मैंने फुलफिल कर लिए, ठीक है। तो 2 कंडीशंस प्लस 6 कंडीशंस फुलफिल हो गया, सारा का सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। लेकिन रिसिपिएंट ने क्या किया सर, रिसिपिएंट ने ये जो गुड्स रिसीव किया है इसका पेमेंट ही नहीं किया। मुझे बताओ, अगर रिसिपिएंट ने पेमेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब रिसिपिएंट ने टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, अगर टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी किस बात का, करेक्ट। तो यहाँ पर लॉ कहता है अगर रिसिपिएंट पेमेंट नहीं करता कब तक, विद इन 180 डेज, है ना, मतलब पहले तो तुम आईटीसी ले लोगे, क्योंकि तुम्हारा कंडीशन फुलफिल हो गया, आईटीसी ले लोगे, लेकिन बाद में रिसिपिएंट क्या करता है, पेमेंट नहीं करता विद इन 180 डेज, तो उस केस में जो तुमने आईटीसी लिया था ना उसको क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है सर,
एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड आईटीसी, अगर वो पेमेंट नहीं करता सर, चाहे अगर 1 रुपए का पेमेंट भी क्यों ना करे, अगर 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं किया तो उसका आईटीसी तुम रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आईटीसी अवेल किया है तुमने तो उसको पेमेंट करना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का डेट है वहां से 180 दिन के अंदर अंदर तुमको पेमेंट करना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं किया तो उस आईटीसी को हम रिवर्स करेंगे, मतलब एड बैक कर देंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को। सर कौन से पीरियड में मतलब ऐड करेंगे, तो जिस पीरियड में 180 डेज लैप्स होता है, मतलब जिस पीरियड में 180 डेज एक्सपायर होता है उस पीरियड का 3B, जब तुम 3B फर्निश करोगे तब उसको ऐड कर देना, ठीक है। मतलब मान लो सर हमने पेमेंट नहीं किया 180 डेज, अब 180 डेज एक्सपायर होता है, 180 डेज क्लोज कब होता है, मान लो 5th मई को, 5th मई को, तो 5th मई का 3B कब फर्निश करोगे, 20 जून तक, ठीक है। तो लॉ कहता है कि 20 जून तक तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईटीसी शॉल बी एडेड बैक व्हाइल फर्निशिंग 3B, जब 3B फर्निश करोगे तब रिवर्स कर देना। 3B कौन सा 3B सर, जैसे ही 180 डेज क्लोज हुआ उसका 3B जब तुम फर्निश करोगे वहां पर आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। सर टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम पीरियड कितना है सर, 18% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट याद रखना कितना लगेगा सर, 18% लगेगा पर एनम। अच्छा सर इंटरेस्ट जो लगेगा, इंटरेस्ट क्या रेट है, 18%, क्यों, क्योंकि तुमने आईटीसी ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया 180 डेज में, तो आईटीसी तो रिवर्स होगा, आईटीसी तो रिवर्सल होगा सर, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा ना सर। और इंटरेस्ट 18% किसके ऊपर चार्ज होगा सर, जितना आईटीसी तुमने रिवर्स किया उसके ऊपर, इंटू 18% इंटू तुम्हारा टाइम पीरियड डिवाइड बाई 365। सर टाइम पीरियड बताओ कहां से होगा, टाइम पीरियड कहां से होगा, जिस डेट में तुमने आईटीसी को यूटिलाइज किया है ना, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा, डेट ऑफ फाइलिंग या ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टिल द डेट ऑफ रिवर्सल या टिल द डेट ऑफ पेमेंट, तब तक का इंटरेस्ट, ठीक है। ये है हमारा टाइम पीरियड, ये हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में भी पढ़ा था। तो फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, रिवर्सल वहां तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ अगर तुमने पेमेंट बाद में कर दिया, मतलब 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करोगे और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन 180 डेज के बाद पेमेंट किया तो फिर जब पेमेंट किया तब तुम वापस से आईटीसी अवेल कर लेना, लेकिन जो इंटरेस्ट पे किया है वो चला गया सर, वो तो चला गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, वो गया सर हमारा, क्लियर है। अच्छा उसके बाद, हाँ अब एक एग्जांपल लेते हैं सर, एक एग्जांपल ले लीजिए ना सर, क्यों इतना मतलब कंफ्यूज करना, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लो 10 लाख का इनवॉइस है, 10 लाख प्लस जीएसटी 18%, तो कितना हुआ सर, 11,80,000, 11,80,000, ठीक है। अब 11,80,000 रिसिपिएंट को पे करना चाहिए, लेकिन रिसिपिएंट ने सर क्या किया, 10 लाख का पेमेंट किया और 1,80,000 का पेमेंट नहीं किया। सर तो 1,80,000 का पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स होगा, तो कितना होगा रिवर्स, 1,80,000 सर, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 118, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, इंटू 18%, है ना, क्योंकि 1,80,000 का पेमेंट नहीं किया, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, इंटू रेट ऑफ जीएसटी, तो कितना होगा सर, 1,80,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 18, तो कितना हुआ सर 27,000, है ना, 27,458। इतना का क्या करना पड़ेगा, देखो तुमने आईटीसी कितना लिया होगा, आईटीसी लिया होगा तुमने 1,80,000 का, करेक्ट, 1,80,000 का आईटीसी लिया होगा, लेकिन जब तुमने पेमेंट नहीं किया तो फिर हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, कितना 27,548, इतना आईटीसी रिवर्सल होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट अगर पार्शियली पेड है तो प्रपोर्शनेट आईटीसी, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रपोर्शनेट तो किया है, 1,80,000 का पेमेंट नहीं हुआ तो 1,80,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, तो 27,000 का क्या होगा आईटीसी रिवर्स, आईटीसी हो जाएगा रिवर्स, मतलब आईटीसी हो जाएगा रिड्यूस। क्लियर है सर, एकदम सर एकदम खतरनाक तरीके से आपने क्लियर करा दिया सर, थैंक यू वेरी मच, हमको याद आ गया सर सब कुछ, लेकिन सर फिर भूल सकते हैं, बट ठीक है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अबव रूल 180 डेज वाला समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। तो अगर गुड्स लॉट से इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो जब लास्ट लॉट में आया तो आईटीसी, पेमेंट अगर नहीं किया 180 दिन में तो जो आईटीसी तुमने अवेल किया था उसको रिवर्स कर देना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। रिवर्सल याद रखना, अगर पार्शियल पेमेंट किया है तो फिर पार्शियल रिवर्सल होगा, ठीक है। और रिवर्सल कौन से पीरियड में होगा, जैसे ही 180 डेज एक्सपायर हुआ उस पीरियड का जब तुम 3B फाइल करोगे तो रिवर्सल होगा, ठीक है। और रिवर्सल का कैलकुलेशन बता दिया, लेकिन सर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कुछ केस, मतलब कुछ ऐसा केसेस है जहां पर तुम ये 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं करोगे, मतलब पेमेंट करो पेमेंट ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस मतलब यहाँ पर रिवर्सल नहीं होगा, दैट्स इट। मतलब 180 डेज का रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब पेमेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होगा सर। पेमेंट करो जब करना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस रिवर्सल का रूल, मतलब रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है। पेमेंट अगर तुम 180 दिन के बाद भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 180 डेज का रूल अप्लाई ही नहीं करेगा सर। कब? अगर तुम आरसीएम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो। देखो, अगर तुम आरसीएम के ऊपर पे कर रहे हो, इसका मतलब तुमने टैक्स पे कर दिया ना। अगर टैक्स पे ही कर दिया तो फिर आईटीसी लेने में क्या दिक्कत है? फिर तो ले सकते हो। और फिर रिवर्सल क्यों ही करेंगे सर? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, तो वहां तो रिवर्सल का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता ना, क्योंकि आरसीएम में तो मैं पूरा टैक्स पेमेंट कर दे रहा हूँ। मैं टैक्स पेमेंट करने के बाद ही तो आईटीसी ले रहा हूँ, तो जब पेमेंट कर दिया है तो फिर किस बात का रिवर्सल, ठीक है। तो आरसीएम के केस में याद रखना 180 डेज का रूल अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर इंस्टीट्यूट घुमा सकता है, एक आरसीएम वाला पॉइंट डाल देगा और बोलेगा कि तुमने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो बच्चा कंफ्यूज, बोलेगा 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी कर देता हूँ रिवर्स। लेकिन आईटीसी रिवर्स रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आरसीएम के केस में एक्सेप्शन है, 180 डेज का रूल अप्लाई नहीं होता, याद रखना। 180 डेज का रूल अप्लाई नहीं होता, मतलब यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। आरसीएम के केस में रिवर्सल नहीं होगा। अगर सप्लाई विदाउट, सर अगर एक बात बताओ सर, अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो पेमेंट ही नहीं करूंगा ना, पेमेंट ही नहीं करूंगा तो 180 डेज का रूल तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आईटीसी तो लूंगा ना, क्योंकि सर सप्लाई तो है एज पर शेड्यूल 1, एज पर शेड्यूल 1 सप्लाई है तो आईटीसी तो लूंगा, लेकिन कंसिडरेशन है तो पेमेंट कहां से करूंगा? पेमेंट तो नहीं करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट 180 डेज का रूल अप्लाई नहीं करेगा। तो सर आरसीएम के केस में अप्लाई नहीं करता, और विदाउट कंसिडरेशन के केस में भी 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं करता। और उसके बाद हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो सर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर मान लो तुमने स्टॉक ट्रांसफर किया फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, तो स्टॉक ट्रांसफर किया है तो वो क्या होता है सर? विदाउट कंसिडरेशन, और वो विदाउट कंसिडरेशन है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट तुम पेमेंट नहीं करोगे। लेकिन इवन दो पेमेंट नहीं किया, आईटीसी तो क्लेम कर पाएंगे ना सर, क्लेम कर पाएंगे। तो आरसीएम के केस में 180 डेज का रूल अप्लाई नहीं होता, और अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वहां भी आईटीसी का मतलब 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होता। उसके बाद सर अगर कोई अमाउंट तुमने ऐड कर दिया एज पर 15(2)(b), 15(2)(b) क्या था सर? 15(2)(b) क्या था? 15(2)(b) ये था कि कोई भी एक्सपेंस जो सप्लायर लायबल था टू पे, सप्लायर लायबल था सर टू पे, लेकिन रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अगर रिसिपिएंट ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, पेमेंट सप्लायर को करना था, लेकिन इवन तो अगर रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, रिसिपिएंट ने तो पेमेंट कर दिया ना सर, रिसिपिएंट ने तो पेमेंट कर दिया, तो अगर रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया तो रिसिपिएंट तो उसका आईटीसी ले सकता है ना, 180 मतलब आईटीसी ले सकता है, 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो अमाउंट है जहां पर लाइबिलिटी सप्लायर का था लेकिन रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, उस अमाउंट के ऊपर 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना सर, तीन केस है, ठीक है। कितना केस है? तीन केस है जहां पर सर 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट इज योर आरसीएम वाला केस, आरसीएम के केस में रूल अप्लाई नहीं करता, कंसिडरेशन नहीं है तो 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं करता, और अगर अमाउंट ऐड हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से तो अगेन 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं करता, ठीक है सर। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीन केसेस। वन इज आरसीएम, क्योंकि आरसीएम के केस में तुम ऑलरेडी पेमेंट करते हो तो अप्लाई नहीं होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, और अगर अमाउंट एडेड है टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर 15(2)(b), मतलब जो रिसिपिएंट ने पे कर दिया, अगर पे ही कर दिया तो अगेन 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होता। सर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट भी बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट तो सर कुछ भी नहीं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है ना, ध्यान से सुनो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट पहला समझ में आ गया, लॉट में आया तो लास्ट लॉट में आईटीसी लोगे, 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्सल। कुछ केसेस है जहां पर 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। वो क्या क्या सर? तीन पॉइंट्स है, एक तो आरसीएम वाला केस विदाउट कंसिडरेशन और 15(2)(b). थर्ड पॉइंट क्या कहता है सुनो, अगर प्लांट एंड मशीनरी तुमने परचेस की, ठीक है, तो 10 लाख का प्लांट मशीन परचेस किया होगा, प्लस जीएसटी भी पे किया होगा, मान लो 1,80,000, तो वैल्यू कितना है? 11,80,000। अब मुझे मेरा बात ध्यान से सुनो सर, लॉ कहता है चेक करना डेप्रिसिएशन तुमने किसके ऊपर क्लेम किया, डेप्रिसिएशन 10 लाख के ऊपर क्लेम किया है या फिर डेप्रिसिएशन 11,80,000 के ऊपर क्लेम किया। अगर डेप्रिसिएशन 10 लाख के ऊपर क्लेम किया है तो आईटीसी मिल जाएगा, कितने का? 1,80,000 का आईटीसी मिल जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन 11,80,000 के ऊपर क्लेम किया तो इसका मतलब इस आईटीसी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, इस मतलब जो जीएसटी तुमने पे किया उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो फिर इस केस में आईटीसी 1,80,000 का नहीं मिलेगा, 1,80,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम किया, तो डबल बेनिफिट तो ऐसे भी नहीं दिया जाएगा। तुम बोलोगे आईटीसी भी लेगा डेप्रिसिएशन भी लेगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला सर। डेप्रिसिएशन लेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन लेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए चेक करना डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है।
अगर 10 लाख के ऊपर है तब तो 1,80,000 पूरा का पूरा आईटीसी ले लो, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन 1180 के ऊपर है तो फिर 180 का आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर है? वेरी वेरी क्लियर। अब आते हैं सर एक और लास्ट पॉइंट, एक एडिशनल पॉइंट है, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। हाँ सर ये क्या पॉइंट है सर, ये पॉइंट है एकदम धांसू पॉइंट है सर, मजा ही आ जाएगा ये पॉइंट, अभी देखेंगे ना सर मजा ही आ जाएगा। क्या है ध्यान से सुनो, सप्लायर है और रिसिपिएंट है, ठीक है। सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, मान लो कब है सर, 10 फरवरी 2026, लेकिन रिसिपिएंट क्या करता है सर, इसका आईटीसी लेना भूल जाता है, बेचारा भूल गया है ना। उसका अकाउंटेंट जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझता था, लेकिन टैलेंटेड समझने के बाद भी क्या ही होगा सर, तो भूल गया ना। अब भूल गया तो फिर क्या होगा, आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि उस इनवॉइस वो आईटीसी लेना भूल गया तो आईटीसी नहीं मिला। तो अब क्वेश्चन आता है सर, अगर तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि फेब मंथ का आईटीसी तुम्हें क्लेम कर लेना चाहिए था लेकिन तुम भूल गए, तो फिर इसका टाइम लिमिट क्या है, मतलब इस इनवॉइस के ऊपर तुम कब तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे, कब तक, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट या व्हाट इज द ड्यू डेट, कब तक क्लेम कर पाओगे। तो सर मैक्सिमम टाइम लिमिट या मैक्सिमम ड्यू डेट, है ना, मैक्सिमम टाइम लिमिट या मैक्सिमम ड्यू डेट क्या कहता है लॉ, लॉ कहता है चेक करना ये इनवॉइस कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। एक मिनट, हाँ कौन ये इनवॉइस कौन सा फाइनेंशियल ईयर का सर, 25-26, तो आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट क्या है सर, 30th नवंबर, या तो 30th नवंबर कब तक, 2026 तक, या फिर ये जो 25-26 है सर, इसका एनुअल रिटर्न तुमने कब फाइल किया, एनुअल रिटर्न, मान लो एनुअल रिटर्न फाइल किया सर 31 दिसंबर 2026, तो फिर विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर तुम आईटीसी लेना भूल भी जाते हो ना सर, उसके बाद भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कब तक, 30 नवंबर, याद रखना 30 नवंबर। सर जैसे ही 30 नवंबर क्रॉस हुआ उसके बाद फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, 30 नवंबर 2026 तक आईटीसी ले पाओगे। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है सर कि आईटीसी लेना है चाहे इन्वॉइसेस हो चाहे डेबिट नोट हो, कब लोगे, या तो 30th नवंबर फॉलोइंग द ईयर, कौन सा ईयर, या तो इश्यू ऑफ इन्वॉइस वाला ईयर, या फिर इश्यू ऑफ डेबिट नोट, जिस ईयर में डेबिट नोट इशू किया या तो वो वाला ईयर, या फिर जिस ईयर में इनवॉइस इशू किया वो वाला ईयर, वहां से 30th नवंबर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज ड्यू डेट 31 दिसंबर है, उससे पहले भी फाइल हो सकता है। तो जो भी अर्ली, या तो 30th नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग, याद रखना डेट, डेट मतलब एक्चुअल डेट, जिस डेट में तुमने रिटर्न फाइल किया, विच एवर इज अर्ली। अगर मान लो तुमने रिटर्न फाइल कर दिया 15 सितंबर तक, तो फिर 30th नवंबर और 15 सितंबर, विच एवर इज अर्ली, दैट इज 15th सितंबर, ठीक है सर। लास्ट वाला आज ये पॉइंट एक बार देख लो, क्या ये पॉइंट बेसिकली क्या कहता है, अगर रजिस्ट्रेशन मान लो कैंसिल हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ड्यूरिंग द अबव पीरियड, मतलब ये जो ऊपर वाला पीरियड है, क्या मतलब ये पीरियड कौन सा है सर, 30th नवंबर तक तुम आईटीसी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इस पीरियड के दौरान तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया था, कैंसिल था, कैंसल, मतलब 30th नवंबर का जो दिन था ना, उस पीरियड तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, लेकिन बाद में कैंसिलेशन क्या हो गया, रिवोक, तो फिर आईटीसी तो मैं नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल था ना, 30th नवंबर के दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, तो मैं आईटीसी नहीं ले पाया होगा। तो फिर लॉ कहता है क्योंकि तुम आईटीसी नहीं ले पाया, क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, और रजिस्ट्रेशन मतलब कैंसिलेशन रिवोक होता है बाद में, तो फिर लॉ कहता है बाद में तुम आईटीसी ले सकते हो। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन कैंसिल था तुम्हारा, जिसके वजह से तुम आईटीसी नहीं ले पाए, और तुम्हारा टाइम पीरियड चला गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल था ना, तो आईटीसी लोगे कैसे, तो लॉ कहता है फिर एक काम करना, जब रिवोक होगा ना, रिवोक, तब आईटीसी ले लेना विद इन 30 डेज, जैसे ही रिवोक हुआ वहां से 30 दिन के अंदर आईटीसी ले लेना, क्योंकि यहाँ पर ये जेन्युइन केस है सर, यहाँ पर हम आईटीसी ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसिल, तो जैसे ही रिवोक हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आईटीसी क्लेम कर लेना। सर एक एग्जाम्पल है, जैसे राम ने इशू किया इनवॉइस 15 दिसंबर, और फिर एडिशनल अमाउंट चार्ज किया डेबिट नोट 3 अप्रैल, तो आईटीसी दोनों का मिलेगा, एक तो इनवॉइस का भी आईटीसी मिलेगा और एडिशनल अमाउंट का आईटीसी मिलेगा। तो 15 दिसंबर क्या है, 30th नवंबर 2026, और उसके बाद सर क्या है, उसके बाद है तुम्हारा 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर क्या है 30th नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे। 3 अप्रैल 26 मतलब 26-27, तो 30th नवंबर 27, और क्या है 15 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, तो 15 अक्टूबर, ठीक है। ये हो गया सर हमारा आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट। हाँ अब सर अब आते हैं एक और केस, क्या है सर, एबीसी लिमिटेड को, हाँ एबीसी लिमिटेड ने मान लो सर रिसीव किया लीगल सर्विसेज रिसीव किया 15 फरवरी 2000, सर ये एक्चुअली गलत है, ये एक्चुअली है 15 फरवरी 2026, ठीक है, 15 फरवरी 2026 रिसीव किया, और सेल्फ इनवॉइस का इशू किया, सेल्फ इनवॉइस इशू किया 15 अप्रैल 2025 या 2024, तो 2024 में तुमने इशू किया, सॉरी एक्चुअली ये होगा क्या, 15, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड,
हाँ 15 फरवरी, एक मिनट यहाँ पर शायद मैंने डेट्स में ना, एक्चुअली सर डेट्स में शायद मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दिया। 15 फरवरी 2025, 25 में सर्विसेज रिसीव हुआ और इनवॉइस इशू हुआ 15 अप्रैल 2025, 2025 ठीक है। अब तुमने सेल्फ इनवॉइस इशू किया, ठीक है, डेट क्या देखेंगे, जिस ईयर में इनवॉइस इशू हुआ, इनवॉइस कब इशू हुआ 25-26, तो 25-26 के लिए ड्यू डेट क्या होगा सर, 25-26 की ड्यू डेट क्या होगा 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न क्या है 31 दिसंबर, क्योंकि एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड ऑन ड्यू डेट, तो 30 नवंबर और 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो 30 नवंबर 2026 ठीक है। तो 15 अप्रैल 25 को इनवॉइस इशू किया, मतलब 25-26, तो आईटीसी तुम ले सकते हो भाई 30 नवंबर 2026, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब आते सर हम, अब आते हम हाँ एक एग्जाम्पल है जो पूरे कंसेप्ट, ऊपर वाला कंसेप्ट है, ये एग्जाम्पल एक बार तुम लोग देख लेना ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना, ये नोट्स तुमको ऑलरेडी मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में, वहां से देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा ठीक है। वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर में तुम्हें कंसेप्ट समझाया ना, उसी के ऊपर एग्जाम्पल है ठीक है। अब चलते सर हम ब्लॉक्ड क्रेडिट के ऊपर। ब्लॉक्ड क्रेडिट सर कौन कौन सा ऐसा केसेस है, हाँ अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट। अब ब्लॉक ट्रेड क्या कहता है सुनो, ब्लॉक ट्रेड समझाने के पहले एक चीज याद रखना, ब्लॉक ट्रेड कहता है क्या सर, ब्लॉक्ड क्रेडिट कहता है कि अगर तुम्हारा सेक्शन 16(1) कंडीशंस तुमने फुलफिल कर लिया, 16(2) भी फुलफिल कर लिया, ये 2 कंडीशंस और ये 6 कंडीशंस, उसके बाद भी चेक करो 17(5), 17(5) में मेक श्योर करो कि आईटीसी ब्लॉक्ड ना हो, आईटीसी ब्लॉक्ड ना हो, तब जाके तुमको आईटीसी मिलेगा, तब जाके तुमको आईटीसी मिलेगा। 16(1) भी देखो, 16(2) भी देखो और 17(5) भी देखो, क्योंकि अगर 17(5) में आईटीसी अगर ब्लॉक्ड ना सर, तो उस केस में फिर आईटीसी नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ब्लॉक्ड है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 17(5) ओवरराइड करता है, ओवरराइड करता है सेक्शन 16(1) और सेक्शन 16(2) को ठीक है। तो सबसे पहले सर है मोटर व्हीकल, सर मोटर व्हीकल अगर खरीदते हो, मोटर व्हीकल अगर खरीदते हो सर, तो आईटीसी क्या है, ब्लॉक्ड है। तो सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मोटर व्हीकल, तो जैसे कार, बस, ट्रक, ऑटो, बाइक, ये सब क्या है सर, मोटर व्हीकल है ठीक है। अच्छा सर अब देखो ध्यान से सुनो, मोटर व्हीकल में याद रखना सर, मोटर व्हीकल में क्या क्या नहीं आता, मोटर व्हीकल में याद रखना रेलवेज नहीं आता, तो रेलवेज का अगर कोई डब्बा वगैरह खरीदा है तो आईटीसी मिल जाएगा। या फिर तुमने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल खरीद रहा है जो तुम फैक्ट्री के अंदर चलाओगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो फैक्ट्री के अंदर चलाओगे, तो वो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसका आईटीसी भी मिल जाएगा, क्योंकि आईटीसी किस पे ब्लॉक्ड है, मोटर व्हीकल के ऊपर। या फिर कोई व्हीकल है जिसका, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आया था जैन 26 में, अगर व्हीकल है जिसका क्या बोलते हैं सर, इंजन कैपेसिटी है ना, जिसका एक तो लेस देन 4 व्हीलर है, मतलब बेसिकली 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर है प्लस इंजन कैपेसिटी कितना है अप टू 25 cc ठीक है, बी केयरफुल सर, 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर है और कैपेसिटी कितना है अप टू 25 cc ठीक है, 3 व्हीलर है और अप टू 25 cc है, तो इस केस में सर, इस केस में याद रखना, इस केस में क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आता। तो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा सर, रेलवेज नहीं आएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं आएगा, और अगर 3 व्हीलर है जिसका इंजन कैपेसिटी सर क्या है अप टू 25 cc है ठीक है, याद रखना 3 व्हीलर है, मतलब 3 व्हीलर मतलब ऑटो वगैरह कुछ भी हुआ, या मतलब हाँ, या 3 व्हीलर है या फिर उससे नीचे जो भी, मतलब बेसिकली लेस देन 4 व्हीलर ठीक है, लेस देन 4 व्हीलर है एंड उसका इंजन कैपेसिटी क्या है अप टू 25, तो उस केस में याद रखना वो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आता, तो तुम आईटीसी ले सकते हो ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना लेस देन 4 व्हीलर अप टू 25 cc, लेस देन 4 व्हीलर अप टू 25 cc, लेस देन 4 व्हीलर एंड अप टू 25 cc, ये मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आता, आईटीसी ले सकते हैं। तो सर इसके अलावा सब कुछ मोटर व्हीकल में आएगा, तो मोटर व्हीकल अगर सर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब ट्रक वगैरह, तो फिर ट्रक हुआ, टेम्पो हुआ, वैन हुआ, तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए मोटर व्हीकल, तो फिर चेक करना सीटिंग कैपेसिटी क्या है, अप टू 13 या मोर देन 13, इंक्लूडिंग ड्राइवर मोर देन 13 है तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन अगर अप टू 13 है तो फिर चेक करना कि ये जो तुमने क्या बोलते हैं मोटर व्हीकल खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, चेक करना ये यूज किसके लिए होता है, अगर ये फर्दर सप्लाई के लिए यूज है, मतलब तुम खरीद रहे हो या बेच रहे हो, खरीद के बेच रहे हो, या फिर खरीद के लीज में दे रहे हो, या फिर खरीद के रेंट में दे रहे हो, या फिर डेमो लगा के रखा है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा है, मतलब ओला उबर वगैरह या बस वगैरह खरीदा है, टैक्सी कैब वाला ये सब खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो आईटीसी मिल जाएगा। या फिर तुमने खरीदा है ड्राइविंग मतलब क्या बोलते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेनिंग, कार ड्राइविंग स्कूल वगैरह,
तो उस केस में भी आईटीसी मिल जाएगा। तो अगर सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है और तुमने क्यों खरीदा है, या तो फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है, सर फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए खरीदा है, या तो फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, या फिर ड्राइविंग स्कूल, तो फिर आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा है तो ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में मिलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयज आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर डायरेक्टर के लिए खरीदा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सर बाइक, मुझे बताओ सर बाइक जो है, बाइक वो ऑब्वियसली क्या है सर, सिटिंग कैपेसिटी क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ के बाइक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए, गुड्स के लिए तो ऐसे भी नहीं है, और उसका सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है, तो उस केस में आईटीसी ऐसे भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ना तो वो फर्दर सप्लाई के लिए, ना वो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ना वो ड्राइविंग के लिए, तो आईटीसी ऐसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बाइक वगैरह परचेस करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो वो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आएगा, क्यों, क्योंकि सर उसका इंजन कैपेसिटी मोर देन 25 सीसी का आता है, तो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आएगा, और फिर आईटीसी यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्यों सर, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए होता है और फर्दर सप्लाई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो याद रखना सर, परचेज ऑफ बाइक, अब देखो हाँ, इवन तो तुमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया, लेकिन स्टिल आईटीसी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बाइक अल्टीमेटली बनाया क्यों जाता है, बाइक इज डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। इवन तो तुम यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम ये चेक करेंगे कि ये मोटर व्हीकल बनाया क्यों, ये मोटर व्हीकल पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया या गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया तो फिर बाइक है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर ट्रक वगैरह होता तो डिजाइन फॉर गुड्स है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाता, ठीक है, उस केस में आईटीसी मिल जाता। तो इसलिए पहले चेक करना, मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आता तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आईटीसी मिल जाएगा, पर्सन है, सिटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर अप टू 13 है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी कब कब मिलेगा, फर्दर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, या फिर ट्रेनिंग वगैरह के लिए, ठीक है सर। अब सिमिलर एज इट इज कॉपी पेस्ट है वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अगर तुमने शिप खरीदा है, एयरलाइंस या फिर एयरक्राफ्ट खरीदा, बोइंग वगैरह, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो चेक करना, अगर फर्दर सप्लाई के लिए, मतलब जैसे बोइंग, एयरबस, ये सब फर्दर सप्लाई है तो आईटीसी मिल जाएगा, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, आईटीसी मिल जाएगा, या फिर ट्रेनिंग वगैरह तुम प्रोवाइड करते हो, पायलट ट्रेनिंग के लिए तुमने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा है या वेसल खरीदा है तो आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या क्या, अगर फर्दर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर ट्रेनिंग के लिए तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो तुमने कोई प्राइवेट जेट खरीदा या प्राइवेट क्रूज खरीदा, एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन या डायरेक्टर के ट्रांसपोर्ट, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल से एक बार चेक कर, जिसमें बता दो परचेज किया कार, सर क्या है ये 6 सीटर है, क्या है सर ये 6 सीटर है, तो अगर 6 सीटर का कार परचेज किया सर, वो भी एम्प्लॉयज के लिए एंड डायरेक्टर्स के लिए, तो यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी क्या है सर, अप टू 13 है तो आईटीसी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड है। फर्दर सेल के लिए क्या है तो आईटीसी मिल जाएगा। सर लेस देन 4 व्हीलर है, इंजन कैपेसिटी अप टू 35 सीसी है, तो 35 है मतलब वो अप टू 25 तो नहीं है, तो मोटर व्हीकल है। और ये क्या है सर, बेसिकली क्या है, टेम्पो है। तो यहाँ पर क्या है सर, ये तुमने क्यों खरीदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए खरीदा होगा, तो आईटीसी क्या है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। अगर गुड्स के लिए होता तो आईटीसी अवेलेबल, ठीक है, ये पर्सन के लिए होगा। 3 टायर टेम्पो है, लेकिन सर इंजन कैपेसिटी 25 सीसी है, तो अप टू 25 सीसी है ना, तो मोटर व्हीकल ही नहीं है, अगर मोटर व्हीकल ही नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा, क्लियर है। मोटर व्हीकल ही नहीं है ना सर, तो आईटीसी मिल जाएगा। तो प्लीज चेक करना मोटर व्हीकल है या नहीं, अगर अप टू 25 सीसी है एंड लेस देन 4 व्हीलर है तो फिर इट इज नॉट अ मोटर व्हीकल। लेकिन अगर जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मतलब मोर देन 35 हो गया, तो उस केस में फिर क्या कहते हैं, मोटर व्हीकल मान लिया जाएगा। तो ये मोटर व्हीकल तो है, लेकिन आईटीसी ब्लॉक्ड है, क्यों, क्योंकि सर ये टेम्पो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ठीक है सर। उसके बाद और भी कुछ केसेस है, अगर ट्रक खरीदा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो आईटीसी मिल जाएगा, बस खरीदा है 30 सीटर का, अगेन मिल जाएगा, कार खरीदा फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सी सर्विसेज मिल जाएगा, क्योंकि फर्दर सप्लाई है, प्राइवेट जेट है तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। हाँ, अब रिपेयरिंग के ऊपर आते रुको। सर मैंने बोला कि अगर तुम जनरल इंश्योरेंस या सर्विसिंग या रिपेयर या मेंटेनेंस कर रहे हो उस ऊपर वाले व्हीकल के ऊपर, याद रखना जो भी व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल, चेक करना क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो लॉ कहता है अगर उस मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर तुम्हें अगर आईटीसी मिल रहा है तो फिर इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस के ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। सिंपल है, अगर परचेस के ऊपर आईटीसी मिल रहा है तो इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस के ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर परचेस के ऊपर आईटीसी नहीं मिल रहा तो रिपेयर, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी हो या मैन्युफैक्चरर हो तो उस केस में आईटीसी दे दिया जाता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाले को तो ऐसे भी आईटीसी मिलेगा और मैन्युफैक्चरर वाले को भी आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर लॉ बहुत ही सिंपल है कि
सबसे पहले मोटर व्हीकल खरीदा, आईटीसी कब कब ब्लॉक्ड है वो, वेसल एयरक्राफ्ट के ऊपर कब कब ब्लॉक्ड है, और अगर उसका तुमने इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस किया तो चेक करना, अगर आईटीसी अलाउड है तो इंश्योरेंस में मिल जाएगा, अगर आईटीसी ब्लॉक्ड है परचेस के ऊपर तो इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब आते सर, अगर हमने ये सब खरीदा है, अगर तुमने रेस्टोरेंट सर्विसेज लिया है, कैटरिंग लिया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज लिया है, हेल्थ सर्विसेज लिया है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लिया है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या फिर जो ऊपर वाला मोटर व्हीकल है उसका रेंटिंग, लीजिंग एंड हायरिंग में लिया, जिसके ऊपर अगर अगर खरीदते हैं तो आईटीसी नहीं मिलता, और उसका तुमने क्या लिया, रेंट में लिया है, लीज में लिया है, हायर में लिया है, मतलब ये सब आइटम्स अगर तुमने लिया, देखो फूड एंड बेवरेजेस लिया है, या फिर कैटरिंग लिया है, या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है, या फिर हेल्थ सर्विसेज लिया है, या फिर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लिया है, या फिर इंश्योरेंस लिया है, क्या क्या कैसे कैसे याद रखेंगे सर, पहले है फूड बेवरेज एंड आउटडोर कैटरिंग, फिर है ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिर है सर हमारा हेल्थ सर्विसेज, फिर है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिर है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और बाद में रेंटिंग, लीजिंग एंड हायरिंग। उसके बाद सर या फिर तुमने कोई क्लब का क्या लिया है, मेंबरशिप, क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मान लो जिम का मेंबरशिप लिया है, या फिर कोई ट्रैवल बेनिफिट्स तुमने अपने एम्प्लॉयज को दिया वेकेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब एलटीसी, मतलब बेसिकली तुम एम्प्लॉयज को अपने ट्रैवल बेनिफिट्स दे रहे हो, और उसके लिए अगर तुमने कुछ सर्विसेज या गुड्स परचेस किया है तो लॉ कहता है ये सब केसेस में आईटीसी नहीं मिलता, मतलब फूड एंड बेवरेजेस खरीदा है आईटीसी नहीं मिलेगा, कैटरिंग का सर्विसेज अवेल किया आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई ब्यूटी, मतलब मान लो तुमने अपने एक्टर या एक्ट्रेस के लिए कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज अवेल किया आईटीसी नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज मतलब योगा वगैरह के लिए कोई खर्चा किया तो अगेन आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लास्टिक सर्जरी किया सर्जरी उसके लिए जो पेमेंट किया आईटीसी नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, मेंबरशिप है जिम का आईटीसी नहीं मिलेगा, फिर ट्रैवल बेनिफिट्स आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है सर, अगर यही सब सामान जो हमने खरीदा है, क्यों खरीदा है, फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, मतलब खरीदा है क्यों, क्योंकि हम इसे बेच सके, खरीदा क्यों है सर, क्योंकि हम उसे आउटवर्ड सप्लाई मतलब बेच सके, आइदर एज अ कंपोज सप्लाई, मिक्स सप्लाई, या फिर खरीदा क्यों है, सर्विसेज क्यों लिया, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। सिंपल है, अगर तुम खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि फर्दर सप्लाई करने के लिए, या फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कैटरिंग सर्विसेज क्यों लिया, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट कहता है, तो उस केस में आईटीसी मिलेगा, लेकिन कंपनी का पॉलिसी को हम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं कहते, याद रखना, कंपनी का पॉलिसी वो कंपनी का पॉलिसी, दैट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखो, जैसे तुमने फूड एंड बेवरेजेस खरीदा है एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर के लिए, डायरेक्टर के लिए, तो ये पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ये तो तुम फर्दर सप्लाई के लिए थोड़ी खरीद रहे हो, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। कैटरिंग सर्विसेज दिया मार्केटिंग के लिए, आईटीसी नहीं मिलेगा। जिम मेंबरशिप फीस डायरेक्टर के लिए, आईटीसी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, हाँ अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिल जाएगा। ट्रैवल एजेंसी सर्विसेज अगेन आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सर हमारा फोर्थ पॉइंट। अब सर चेक करना, हाँ अब आते हैं सर इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन या रिपेयर या मेंटेनेंस, ठीक है, और उसके लिए तुमने क्या किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिसीव किया, या फिर सर्विसेज रिसीव किया, या फिर गुड्स रिसीव किया, मतलब कुछ भी, चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे प्योर सर्विस हो, चाहे गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो चेक करना, क्या चेक करेंगे सर, अगर मान लो तुमने वो कंस्ट्रक्शन या रिपेयर या मेंटेनेंस, अगर तुमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम कैपिटलाइज नहीं करते, उसको हम पीएल में डाल देते, तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने कैपिटलाइज कर दिया तो फिर वो वैल्यू में ऐड हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे भी सर गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसीलिए आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब सर सिंपल है, अगर तुम क्या कर रहे हो, याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर तुमने कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव किया, और वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया होगा, कैपिटलाइज, अगर कैपिटलाइज कर दिया तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया है, और उसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया है, नहीं किया है, तो सर क्या होगा, अगर नहीं किया कैपिटलाइज मतलब पीएनएल में चार्ज किया, तो फिर आईटीसी मिल जाएगा, सर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो आईटी अब, हाँ लेकिन याद रखना सर, हाँ ये अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो मेरा, अगर तुम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए ले रहे हो तो आईटीसी अलाउड, लेकिन अगर तुमने कैपिटलाइज किया तो आईटीसी अलाउड नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या निकला, प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में फिर आईटीसी दे दिया जाएगा। मतलब सर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुमने कोई गोडाउन बनाने के लिए, या कोई क्वार्टर्स बनाने के लिए
तुमने कोई सर्विसेज या गुड रिसीव किया, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज कैपिटलाइज्ड, है ना, एंड वो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, लेकिन कोई प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूं मैं, ठीक है, इवन दो वो इमूवेबल क्यों ना, इवन दो वो इमूवेबल क्यों ना, प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूँ ना, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अगर बना रहा हूँ तो उस केस में मेरे को आईटीसी मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए जो भी मैंने गुड्स या सर्विस रिसीव किया उसका आईटीसी मैं चुपचाप ले लूंगा। लेकिन क्या होना चाहिए सर? प्लांट एंड मशीनरी, याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दोनों कंडीशन, प्लांट भी होना चाहिए, मशीन भी होना चाहिए, तो जाके आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा सर। सर प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है सर? कि कोई भी इक्विपमेंट वगैरह जो हम अर्थ में फिक्स किए बाय स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह, वो सब प्लांट एंड मशीनरी में आता है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में तीन चीज नहीं आता, मतलब ये तीन चीज के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग आईटीसी नहीं मिलेगा, हाँ टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को भी के ऊपर भी हम आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर कोई पाइपलाइंस है आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस तो उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसमें ना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन वगैरह है, बट ठीक है, तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता ना, जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पर तो आईटीसी मिलेगा। अब जो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता उसको, मतलब उसको हमने अज्यूम किया देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी और आईटीसी नहीं मिलेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नहीं मिलेगा। अब टेलीकम्युनिकेशन टावर हमने अज्यूम किया कि इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और आईटीसी नहीं मिलेगा। और पाइपलाइंस आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस, अगेन इट इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, अगर प्लांट एंड मशीनरी है, अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या, मतलब क्या क्या नहीं है? तो लैंड बिल्डिंग नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स वो भी नहीं है, और पाइपलाइंस आउटसाइड वो भी मतलब क्या प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखना सर, अगर क्या कर रहे हैं मैं, अब ध्यान से सुनो, कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये मान लो कौन है? रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट ने अगर जो भी पेमेंट वगैरह किया, खर्चा किया फॉर कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने हो सकता है यही कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दिया होगा अनदर वर्क कॉन्ट्रैक्टर को। अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस कर रहा है, इसका आईटीसी हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये सर्विसेज क्यों अवेल किया? फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर फर्दर सप्लाई। तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? क्या लिखा हुआ है कि ITC shall be allowed where it is used for further supply। तो जहां पर फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर लो तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है सर, याद रखना, अगर प्लांट एंड मशीन तो आईटीसी मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो चेक करना कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है नहीं, अगर कॉस्ट कैपिटलाइज्ड नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा, कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई सर्विसेज रिसीव कर रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सर एक ही एग्जांपल है, क्लैरिफिकेशन है कि डक्ट्स एंड मैनुअल्स यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स शॉल बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। ये बेसिकली क्या है कि जैसे बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है ना सर, जो फाइबर केबल्स मतलब फाइबर केबल्स कनेक्ट होता है, मतलब फाइबर केबल्स लगता है बड़े बड़े ऑफिस में टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि वो फाइबर केबल के थ्रू से हाई स्पीड इंटरनेट आएगा। तो वो फाइबर केबल जब वो ऑफिस के बेसिकली वो फ्लोरिंग के नीचे बिछाया जाता है, तो जब वो बिछाया जाएगा ना तो उसके लिए क्या है, डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाया जाता है, क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं, पूरा लाइन उसका बनाया जाएगा ना, तो उसके लिए वो डक्ट्स वगैरह क्रिएट किया जाता है। तो वो डक्ट्स क्रिएट करने के लिए जो गुड्स या जो सर्विसेज तुमने अवेल किया उसको प्लांट एंड मशीनरी मान के हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये डक्ट्स एंड मैनहोल्स को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, उसको हम प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे और आईटीसी मिल जाएगा। सर सीमेंट एंड टाइल्स अगर तुम परचेस कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी ब्लॉक्ड है। सीमेंट यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग फाउंडेशन स्ट्रक्चर थ्रू विच प्लांट इज फिक्स, तो मैंने क्या बोला, फाउंडेशन स्ट्रक्चर को भी क्या मानेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी दे दिया जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल किया फॉर स्टाफ क्वार्टर एंड पार्किंग शेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आईटीसी ब्लॉक। पाइपलाइन है आउटसाइड फैक्ट्री, अगेन आईटीसी ब्लॉक। हाँ रिपेयर के लिए क्या, रिपेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, आईटीसी अवेलेबल। और अगर मान लो तुमने सब कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगेन आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, एक पार्टी को मिलेगा, दूसरे पार्टी को ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सर अगर कॉम्पोजिशन वाले से तुम कोई सर्विसेज रिसीव करो, कॉम्पोजिशन वाले से, कॉम्पोजिशन वाले से ले रहे हो तो ऐसे भी आईटीसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाला तुमसे टैक्स चार्ज ही नहीं करता, तो आईटीसी किस बात का। ठीक है, हाँ एनआरटीपी याद रखना सर, एनआरटीपी, सर एनआरटीपी। अब देखो एनआरटीपी ने सर अगर मान लो इनवर्ड सप्लाईज लिए, इनवर्ड सप्लाईज विद इन इंडिया, इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है सर, और ये इंडिया के अंदर है सर, इनवर्ड सप्लाईज इंडिया के अंदर है, तो उस केस में फिर उस केस में आईटीसी दे दिया, सॉरी आईटीसी सर, सॉरी
अगर इनवर्ड सप्लाईज विद इन इंडिया तो आईटीसी क्या है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। अगर एनआरटीपी ने इंडिया से बाहर से अगर कोई सामान खरीदा, एनआरटीपी होता क्या, जब हम रेशन चैप्टर में जाएंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। इनवर्ड सप्लाईज दिया आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर से कुछ खरीदा, बाहर से इंपोर्ट किया, बाहर से इंपोर्ट किया, तो चेक करना गुड्स है या सर्विस। अगर सर्विसेज इंपोर्ट किया तो अगेन आईटीसी ब्लॉक, लेकिन अगर बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया तो आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाईज लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्ट। हाँ, अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आईटीसी दे दिया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कुछ सामान खरीदा है, जैसे मान लो तुमने ब्लैंकेट बांटना था, तो तुमने 100 ब्लैंकेट्स खरीदा है, क्यों खरीदा है, फॉर सीएसआर पर्पस, तो ब्लैंकेट के ऊपर जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई सामान तुमने गिफ्ट, फ्री सैंपल, लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ है, तो उस केस में याद रखना आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर तुमने आईटीसी अवेल कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया, तो फिर वो सप्लाई मान लिया जाएगा और तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर तुम चाहो तो आईटीसी रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। अगर रिवर्स नहीं किया तो सप्लाई होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो चीज तुम कनेक्ट कर सकते हो शेड्यूल 1 से। तो अगर गिफ्ट है, फ्री सैंपल्स है, लॉस्ट है, स्टोलन है, डिस्ट्रॉयड है, रिटर्न ऑफ है, तो आईटीसी यहाँ पर तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर तुमने आईटीसी लिया है तो रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं लिया है तो ब्लॉक्ड है, ठीक है। और या फिर 74, 129, 130 के तहत अगर कुछ टैक्स वगैरह पे किया है तो आईटीसी अगेन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सर अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ये अगेन ये भी बहुत इजी है सर। ये कंसेप्ट क्या कहता है, सिंपल है, मतलब जो भी तुमने इनपुट्स कैपिटल गुड्स खरीदा है, क्यों खरीदा है, अगर तुमने खरीदा है फॉर टैक्सेबल सप्लाईज या फिर एक्सपोर्ट्स के लिए तो आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल है, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने खरीदा है एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट के लिए खरीदा या फिर टैक्सेबल प्लस पर्सनल के लिए तो फिर प्रपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा, प्रपोर्शनेट। मतलब मान लो सर, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल किया, ठीक है, कितने का, एक सेकंड, मान लो कैपिटल गुड्स खरीदा, लेट्स से कैपिटल गुड्स खरीदा, ठीक है, कैपिटल गुड्स खरीदे, ठीक है। उसमें से 2 पीस, मतलब 2 पीस कैपिटल गुड्स तुम यूज कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए और 2 पीस यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए। तो लॉ कहता है बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो इसके ऊपर जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा, और बाकी जो 2 पीस है उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो 4 पीस खरीदा है, मतलब मान लो एग्जाम्पल तुमने जनरेटर खरीदा, अगर दो जनरेटर तुम घर के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो 2 जनरेटर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो टैक्सेबल है, आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। सर एग्जेम्प्ट सप्लाईज में क्या क्या आएगा, मैंने बोल दिया है, एग्जेम्प्ट भी आएगा, नॉन टैक्सेबल भी आएगा, नी रिलेटेड भी आएगा। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट ये कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज विल आल्सो इंक्लूड दो सप्लाई टैक्सेबल अंडर आरसीएम, thus ITC will not be allowed when those goods and services are used for making a supply taxable under RCM। मतलब सर अगर तुमने कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल किया है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई किया है, टैक्सेबल अंडर आरसीएम है, तो फिर उस मतलब वो जो गुड्स या सर्विसेज अवेल के आईटीसी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हालांकि ये टैक्सेबल, लेकिन हम यहाँ पर इसको एग्जेम्प्ट मानेंगे, क्योंकि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा जीरो होने वाला है, क्योंकि रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, तो हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में उसको इंक्लूड करेंगे एंड आईटीसी नहीं। हालांकि एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी इसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा और आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल है सर, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अगर तुमने कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नी रिलेटेड के लिए लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल के लिए लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर कोई सप्लाई आरसीएम के तहत है तो अगेन आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेन बहुत सिंपल टॉपिक है सर। ये कहता है, ये क्या कहता है सर, चेक करो क्या तुम लायबल टू रजिस्टर हो या नहीं। अगर लायबल टू रजिस्टर हो तो अप्लाई किया है 30 दिन के अंदर या अप्लाई नहीं किया। अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर तुमने अप्लाई कर दिया सर, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, जिस दिन तुम लायबल हो गए। अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन तुम्हारे पास आरसी आ गया सर, जिस दिन तुम्हारे पास आरसी आ गया, जिस दिन तुम्हारे पास आरसी आ गया उस दिन से तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है शुरू, और उस दिन के बाद से तुम आईटीसी क्लेम कर पाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन तुम लायबल हुए उसी दिन से तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे, जिस दिन लायबल हो उसी दिन से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आईटीसी कंप्टेबल हो जिस दिन आरसी मिला, क्यों, क्योंकि तुमने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया। तो चेक करना, 30 दिन के अंदर कर लिया तो जिस दिन लायबल है उस दिन से तुम रजिस्टर्ड माने जाओगे, लेकिन 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आरसी आता है, जिस दिन आरसी आता है उस दिन से तुम क्या कहते हो, उस दिन से तुम रजिस्टर्ड माने जाओगे, जिस दिन आरसी आता है उस दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे, और उस दिन के बाद तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। लेकिन अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जिस दिन आरसी आया उसी दिन से तुम रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। ये इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन क्या है, टू चेक कि तुम रजिस्टर्ड पर्सन कब हो,
ठीक है। जिस दिन लायबल, तो 3 केसेस होगा, अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन लायबल हो दैट डे यू बिकम रजिस्टर्ड पर्सन। 30 दिन का अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आरसी आया फ्रॉम दैट डे यू बिकम रजिस्टर्ड। और अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है तो अगेन क्या होगा, जिस दिन आरसी आया। ठीक है, उसके बाद आईटीसी, हाँ कुछ नोट्स है सर, कुछ बेसिक नोट्स है, ये समझ में आ गया। आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आई थिंक मैंने गलती से लिख दिया, पुराना पॉइंट है। ठीक है, हाँ अच्छा, ये वाला जो नोट्स है ये बेसिकली हम अभी नहीं पढ़ेंगे सर, ये हम अभी नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे ना, ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं है, बस इतना तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर कर दिया तो जिस दिन लायबल है, नहीं तो फिर जिस दिन आरसी आया। ठीक है, हाँ अब ये है सर, अब आते हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पुराना आईटीसी अवेल करने का क्या कंसेप्ट है बेसिकली। ये हालांकि देखो मैं तुमको एक बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ, फिर हम ये समझ मतलब तब तुमको समझ में आ जाएगा फिर अपने आप। ठीक है, मान लो पहले तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, उसके बाद तुम चले गए रेगुलर स्कीम में। मान लो 1 तारीख को तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, और फिर 1 तारीख को तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ, तो फिर तुम्हारा जिस दिन मतलब मान लो 2 तारीख को टर्नओवर क्रॉस होता है तो 2 तारीख से यू बिकम रेगुलर स्कीम में। या फिर 1 तारीख को तुम्हारा सप्लाई एग्जाम था और 2 तारीख से योर सप्लाई बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, या फिर तुम पहले क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे, और तुमने फिर 2 तारीख से यू बिकम रजिस्टर्ड या फिर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जो भी। ठीक है, यही केसेस है सर। देखो क्या केसेस है, पहले तुम कॉम्पोजिशन में था, अब तुम रेगुलर में चले गए, पहले एग्जाम्प्ट में थे, अब तुम टैक्सेबल में चले गए, या पहले अनरजिस्टर्ड थे और अब लायबल टू रजिस्टर में चले गए, मतलब अब तुम लायबल हो, तुमने अप्लाई कर दिया 30 दिन में, या फिर तुमने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किया, पहले अनरजिस्टर्ड थे या वॉलेंट्री जो भी है, 4 केसेस हुआ। ये 2 केस अलग है, मतलब अनरजिस्टर्ड थे बाद में तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, या तो वॉलेंट्रीली अप्लाई किया या 30 दिन के अंदर अप्लाई किया, दोनों थोड़ा अलग अलग केसेस है, बट वही एक बार देखेंगे, एक बार समझते हैं पहले कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है, देखो पहले तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो तुम्हें आईटीसी नहीं मिला होगा, एग्जाम सप्लाई कर रहे थे तो जो तुमने गुड्स खरीदा सर्विस उसमें आईटीसी नहीं मिला, अनरजिस्टर्ड थे तो आईटीसी नहीं मिला होगा। लेकिन अब तो तुम चले गए क्या, अब तो तुम वो रेगुलर स्कीम में चले गए, तो 2 तारीख के बाद तो तुमको आईटीसी मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल हो गया तो 2 तारीख के बाद तो आईटीसी मिलेगा। लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो या रजिस्टर्ड हो तो आईटीसी मिलेगा 2 तारीख के बाद। लेकिन जो 1 तारीख, 1 तारीख को तुम क्या थे, 2 तारीख से तो तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे, लेकिन जो 1 तारीख, 1 तारीख के दिन जो तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक, ये स्टॉक भी तो तुम्हारे पास क्या है, ये स्टॉक भी तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इस स्टॉक को तुम बेचोगे ना। तो लॉ कहता है ये जो स्टॉक है, पुराना स्टॉक जिसके ऊपर तुमने टैक्स पे किया है, क्या इस स्टॉक के ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे या नहीं। तो इस स्टॉक के ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, कैसे क्या है आप समझते, समझ में आया। मतलब जो पुराना स्टॉक है, मतलब जब तुम 2 तारीख को लायबल थे तो उससे एक दिन पहले, तो 1 तारीख का जो स्टॉक है इसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। क्या है देखो, क्या है, पहले कॉम्पोजिशन में था अब रेगुलर में आएगा, तो तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के ऊपर भी और कैपिटल गुड्स के ऊपर भी, याद रखना स्टॉक के ऊपर भी और कैपिटल। और कौन सा स्टॉक, कौन से दिन का स्टॉक सर, कौन से दिन का, जिस दिन तुम लायबल थे टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम उसके एक दिन पहले, मतलब कौन सा सर, कौन सा बताओ, मतलब 2 तारीख को यू वे लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, तो 1 तारीख को, 1 तारीख को जो स्टॉक था उस स्टॉक का आईटीसी तुम क्लेम कर पाओगे, प्लस कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी क्लेम कर पाओगे। ठीक है, मतलब स्टॉक का भी, स्टॉक कोई भी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, आईटीसी क्लेम कर पाओगे, एंड कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले पाओगे। एग्जाम से टैक्सेबल हो गया तो अगेन इनपुट्स का भी आईटीसी और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी, कौन सा, अगेन जिस दिन सप्लाई टैक्सेबल हो उसके एक दिन पहले, मतलब 1 तारीख को। अच्छा उसके बाद सर मान लो पहले तुम रजिस्टर्ड नहीं थे, अब तुम लायबल हो गए और तुमने अप्लाई भी कर दिया 30 दिन में, तो तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी, हाँ यहाँ पर आईटीसी सर याद रखना सिर्फ और सिर्फ गुड्स का मिलता है, याद रखना आईटीसी पहले तो सिर्फ गुड्स का मिल रहा है, सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिल रहा, और आईटीसी मिल रहा है स्टॉक का, स्टॉक का और कैपिटल गुड्स का। लेकिन लेकिन अगर तुम पहले अनरजिस्टर्ड थे और अब तुम लायबल हो तो फिर आईटीसी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशल पॉइंट है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा इस केस में, और इस केस में भी कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। और आईटीसी स्टॉक का मिलेगा, कौन से दिन का स्टॉक, यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, जिस दिन तुम लायबल हो तो एक दिन पहले, जिस दिन लायबल हो उसके एक दिन पहले। अच्छा अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन या 30 दिन के बाद है तो जिस दिन तुम्हारे पास आरसी आया उसके एक दिन पहले का स्टॉक का आईटीसी मिल जाएगा, उसके एक दिन पहले का स्टॉक का आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ गुड्स का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। ये स्पेशल पॉइंट याद रखना। मतलब पहला 2 केस, अगर कॉम्पोजिशन से तुम रेगुलर में गए, यह एग्जाम से टैक्सेबल हुआ,
तो गुड्स का भी आईटीसी लोगे, कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी लोगे। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड थे और उसके बाद रजिस्टर्ड हुए तो गुड्स का आईटीसी लोगे, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं लोगे। ठीक है, अब सर इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, देखो। हाँ, तुम गुड्स या कैपिटल गुड्स का जो भी आईटीसी ले रहे हो ना, तो वो कौन से इनवॉइसेस के ऊपर होगा? वो 1 साल पुराना इनवॉइस होना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है, अगर 1 साल से ज्यादा पुराना इनवॉइस है तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अगर 1 साल से पुराना है, अगर इनवॉइस 1 साल से पुराना है, मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना है, तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब सर, मान लो जैसे यहाँ पर तुम लायबल, मतलब मान लो क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, अब रेगुलर स्कीम में चले गए। कॉम्पोजिशन स्कीम में कब थे? मान लो 25 फरवरी थे मैं, तो अब यहाँ पर तुम्हें इनवॉइसेस का आईटीसी लोगे, कौन सा? विच इज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब 25 तारीख को तुम कॉम्पोजिशन में थे तो 1 साल। यहाँ पर क्या होगा? विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर मतलब सर क्या? 26 फेब 2025 से लेके 25 फेब 2026, इस पीरियड का जो इनवॉइसेस है ना, ये 1 साल के अंदर का जो इनवॉइसेस है, इसका आईटीसी क्लेम कर पाए। अब इससे पुराना जो इनवॉइसेस है उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे, याद रखना, इससे पुराना जो इनवॉइसेस है उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कौन सा इनवॉइसेस के ऊपर आईटीसी ले पाएंगे सर? जो 1 साल पुराना है। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो नहीं ले पाओगे। ठीक है, सेम फॉर कैपिटल गुड्स। हाँ, अगर कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले रहे हो ना तो पूरा नहीं ले पाओगे सर, पूरा नहीं ले पाओगे। टोटल आईटीसी में से माइनस करना पड़ेगा 5% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर। अब पर क्वार्टर का कैलकुलेशन कैसे होगा, मान लो। अब ध्यान से सुनो सर, कैसे होगा? मान लो तुम कॉम्पोजिशन से गए रेगुलर स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम मान लो तुम 1 तारीख को थे, तो 1 तारीख तक जो भी कैपिटल गुड्स वगैरह है उसका स्टॉक आईटीसी मिलेगा। अब वो कैपिटल गुड्स जो 1 फरवरी वो मान लो तुमने परचेज किया, मान लो लेट से 31 दिसंबर। ठीक है, तो 31 दिसंबर हो गया 1 क्वार्टर, और ये हो गया 1 क्वार्टर, तो टोटल क्वार्टर कितना हुआ? 2। अब कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी तुमने टैक्स पे किया, मतलब जितना भी आईटीसी अवेल किया, -5% फॉर 2 क्वार्टर्स, मतलब -10%, -10%। ठीक है, मतलब तुमने जो भी आईटीसी अवेल किया, पूरा आईटीसी तो नहीं ले पाओगे, माइनस करते रहना 5% पर क्वार्टर। तो यहाँ 2 क्वार्टर है, चाहे पर क्वार्टर हो, मतलब पार्ट ऑफ क्वार्टर को भी हम पूरा 1 क्वार्टर मानेंगे, पार्ट को भी एक मानेंगे। तो इसीलिए 31 दिसंबर का एक दिन पेंडिंग था, तो इसीलिए मैंने पूरा 1 क्वार्टर ले लिया उसको। ठीक है, और नेक्स्ट वाला भी 1 क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर। तो आईटीसी जितना लिया -5% फॉर 2 क्वार्टर्स, मतलब -10%। जो बचा उसका आईटीसी ले लोगे ऑन कैपिटल। देखो, इनवॉइसेस के ऊपर तो पूरा आईटीसी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में पूरा नहीं, -5% पर क्वार्टर। हाँ, तुमको जो भी स्टॉक वगैरह पड़ा है जिसका तुम आईटीसी ले रहे हो उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, नीड्स टू बी फाइल्ड इन जीएसटी आईटीसी 01। और अगर तुम्हारा आईटीसी जो तुम क्लेम कर रहे हो पुराना स्टॉक के ऊपर अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फिर सीए में सर्टिफाई करेगा, मतलब सर प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीए में उसको सर्टिफाई करेगा, फिर जाके तुम आईटीसी ले पाओगे। अगर मोर देन 2 लाख, अगर अप टू 2 लाख है, नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन। तो 4 पॉइंट याद रखना। पुराना इनवॉइसेस 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी ले पाओगे -5% पर क्वार्टर, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, और फिर अगर मोर देन 2 लाख का आईटीसी है तो फिर सर्टिफाई करवाओ भाई सी और सी। ठीक है सर। अब आते हैं सर हम, अब वो तो हो गया आईटीसी लेने का, सिर्फ उसी का उल्टा है सर रिवर्सल। तुमने पहले, मतलब पहले तुम रेगुलर स्कीम में थे, अब कॉम्पोजिशन में हो गए। रेगुलर में आईटीसी मिलता है, कॉम्पोजिशन में आईटीसी नहीं मिलता, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पहले तुम टैक्सेबल में थे, अब तुम चले गए किस में? एग्जेम्प्ट में। करेक्ट, पहले सर तुम किस में थे? टैक्सेबल में थे, अब तुम चले गए किस में? एग्जेम्प्ट में। तो अगेन आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। पहले तुमने रजिस्ट्रेशन लिया था, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब रिवर्सल करोगे तो पूरा रिवर्सल होगा, इनपुट्स का भी रिवर्सल होगा, कैपिटल गुड्स, इनपुट्स का भी, कैपिटल गुड्स का भी, इनपुट्स का भी और कैपिटल गुड्स। वहां पर तो याद है कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता था अगर अनरजिस्टर्ड हो और फिर तुमने रजिस्ट्रेशन लिया। ठीक है, पहले अनरजिस्टर्ड, हाँ, तो नहीं मिलता था कैपिटल गुड्स, लेकिन यहाँ पर जब रिवर्सल करोगे तो पूरा इनपुट्स का भी करोगे, कैपिटल गुड्स का रिवर्सल करोगे। कौन से दिन? प्रीसीडिंग द डेट। जैसे रेगुलर से कॉम्पोजिशन है तो जिस दिन कॉम्पोजिशन में गए उसके एक दिन पहले, है ना, प्रीसीडिंग डेट में स्विचिंग। या फिर एग्जेम्प्ट हुआ उसके एक दिन पहले पहले का जो स्टॉक है उसके पहले, या फिर जिस दिन क्या बोलते हैं कैंसिलेशन हुआ, है ना, जिस दिन कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन, उसके एक दिन पहले पहले का जो स्टॉक है उसका तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल कैसे होगा? जो अगर तुम्हारे पास इनवॉइस अवेलेबल है तो उस इनवॉइस के बेसिस में तुम रिवर्स कर देना, जितना भी क्वांटिटी स्टॉक है प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। इनवॉइस नहीं है तो मार्केट प्राइस लेके रिवर्सल होगा सर्टिफाइड बाय सीएसई में। हाँ, अगर कैपिटल गुड्स है तो अगेन आईटीसी रिवर्स, वहां पर आईटीसी अवेल कर रहे थे कैसे? -5%,
यहाँ पर आईटीसी रिवर्स करोगे कैसे, जितना आईटीसी तुमने क्लेम किया था डिवाइड बाई 60 इंटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यहाँ पर -5% है, यहाँ पर रिवर्सल कैसे होगा सर, जितना मैंने आईटीसी क्लेम किया, देखना जितना मैंने आईटीसी क्लेम किया सर उसको डिवाइड करेंगे बाई 60 इंटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, देखो अब हालांकि मैं रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में समझा दूं, लेकिन सर क्योंकि वन शॉट रिविजन है तो मैं वैसे थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। बेसिकली मान लो तुमने कैपिटल गुड्स खरीदा, ठीक है, 1 फरवरी में खरीदा, ठीक है, 1 फरवरी में खरीदा, और क्या कहते हैं सर, हम रिवर्सल कर रहे हैं मान लो 5 तारीख को आईटीसी का रिवर्सल कर रहे हैं, तो फिर कैपिटल गुड्स, एक सेकंड, 5 लेट्स से सर 5 फरवरी नहीं सॉरी 5 अक्टूबर, और सेम ईयर है 2026, ये भी 2026, ठीक है। तो अब ये जो भी कैपिटल गुड्स के जो आईटीसी हमने लिया, इस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्सल करोगे, जितना आईटीसी क्लेम किया डिवाइड बाय 60 इंटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब कितना यूजफुल लाइफ चला गया चेक कर लो, कितना चला गया सर, 1 फरवरी से 5 मार्च, कितना यूजफुल लाइफ चला गया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि हम पार्ट को भी लेंगे, मतलब फुल मंथ्स में करोगे ना, तो फुल मंथ्स मतलब यहाँ पर कितना चला गया सर, फरवरी से लेके अक्टूबर, मतलब सर कितना मंथ्स हो गया टोटल, टोटल 8 मंथ्स, ठीक है, 8 मंथ्स हुआ ना, जनवरी, हाँ करेक्ट, नहीं सॉरी 9 मंथ्स है, ठीक है, टोटल यहाँ पर कितना है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का क्या होगा, यूज हो गया, तो 60 माइनस 9 मंथ्स, 60 माइनस 9 तो कितना बचा 51, तो 51 मंथ्स का क्या होगा आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 51 मंथ्स का आईटीसी रिवर्सल है, क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखना ये जो मंथ्स लोगे ना ये फुल मंथ होगा, 9 मंथ ये पूरा करोगे, ठीक है, तो ये हो गया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अगेन फुल मंथ्स में होगा तो आईटीसी रिवर्स होगा। अगर कुछ बैलेंस बच गया तो, अगर मान लो रिवर्सल करने का भी बैलेंस बच गया तो लैप्स हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं बचा एक्सेस आ रहा है तो तुमको ये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बैलेंस बच गया तो लैप्स, अगर कुछ एक्सेस आ रहा है, रिवर्सल अगर एक्सेस आ रहा है तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आते हैं सर, अगर हमने कैपिटल गुड्स, हाँ अगर मान लो हमने कैपिटल गुड्स खरीदा था, हमने आईटीसी ले लिया, लेकिन फिर हमने बेच दिया, तो अगर बेच दिया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो लॉ कहता है या तो जितना आईटीसी लिया -5% पर क्वार्टर करो, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो और उसमें से जो हायर अमाउंट है उस उतना तुम आईटीसी रिवर्स कर देना, है ना। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है और उसको तुम बेच रहे हो, अगर तुम कोई कैपिटल गुड्स बेच रहे हो ना, तो फिर तुमने तो आईटीसी पूरा लिया होगा ना, आईटीसी तो पूरा लिया होगा, लेकिन अब तुम बेच रहे हो, तो लॉ कहता है फिर इस केस में आईटीसी रिवर्स करो। कितना रिवर्स करोगे, जितना आईटीसी लिया -5% पर क्वार्टर, या फिर जितना में बेचा है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15, और जितना हायर अमाउंट है उतने का आईटीसी क्या हो जाएगा रिवर्स, उतने का आईटीसी रिवर्स, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो छोटा मोटा कैपिटल गुड्स है जैसे ब्रेक्स मूवी सब छोटा मोटा है, इस केस में क्या होगा, ये वाला अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सीधा टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करो, उतने का आईटीसी रिवर्स होगा, मतलब उतने का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर, हाँ अगर तुम्हारे एंटिटी का क्या हो रहा है सर, तुमने बेच दिया या मर्जर हो रहा है, एमलगेमेशन हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर करा है, तो जो भी आईटीसी पड़ा है ट्रांसफरर के पास, वो आईटीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी के पास चला जाएगा, मतलब आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा। और फॉर्म नंबर क्या है, आईटीसी 02। यहाँ पर वहां पर भी क्या था, वहां पर था आईटीसी 01, वहां पर आईटीसी 01 था, यहाँ पर आईटीसी 02 है। तो आईटीसी 02 तुम फाइल करोगे, सीए में सर्टिफाई करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और आईटीसी जब भी, हाँ अगर मर्जर वाला केस हुआ, तो अगर मर्जर में तो 2 एंटिटीज है सर, तो पूरा का पूरा आईटीसी तो जाएगा नहीं, तो आईटीसी ट्रांसफर होगा इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स, ठीक है, जो नया यूनिट बनता है उसके टोटल एसेट्स का रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और ट्रांसफर ही क्या करेगा, जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो अमाउंट उसके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करेगा, क्लियर है। इनके याद रखना, डीमर्जर याद रखना, डीमर्जर के केस में जब भी आईटीसी ट्रांसफर करोगे तो टोटल एसेट्स लेना, मतलब ओल्ड यूनिट्स का एसेट्स देखना, न्यू यूनिट का देखना, उसको टोटल करना, और जितना न्यू यूनिट का टोटल एसेट्स है उतना प्रोपोर्शन का आईटीसी ट्रांसफर होगा, ठीक है। एक बार में, हालांकि देखो नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल बता रहा हूँ, जब भी डीमर्जर होगा तो आईटीसी ट्रांसफर होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल कितना, इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से होगा। ये हो गया सर हमारा सेल मर्जर एमलगमेशन। अब हाँ अगर मान लो सर पहले मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेके रखा था, मतलब पहले मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया, उसके बाद मैंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब डीडीपी वाला कंसेप्ट अप्लाई करके मल्टीपल ले लिया, मतलब सेम स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग ले लूँ, तो उस केस में जो भी आईटीसी पड़ा हुआ है वो आईटीसी हम ट्रांसफर कर देंगे। और जब भी ट्रांसफर करोगे सर तो कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स,
जितना जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स है उस रेशियो में आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म है आईटीसी 02 है, 30 दिन के अंदर फाइल करो। यहाँ पर सीएसीएमए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सीएसीएमए का सर्टिफिकेट कब चाहिए सर? जब आईटीसी अवेल कर रहे हो पुराना वाला, या फिर जब ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस का, ठीक है। आईटीसी का ऑफसेट रूल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स में तुम्हें पढ़ा दिया था। पेमेंट ऑफ टैक्स जो लास्ट क्लास का रिविजन है पढ़ा दिया। अब बचा सर 86A और 86B, बस खत्म है सर। 86A क्या कहता है? 86A कहता है सर, अगर तुमने आईटीसी लिया है और वो भी क्या है, फ्रॉडुलेंटली लिया है। फ्रॉडुलेंटली मतलब आईटीसी तुमने अवेल किया गलत तरीके से। अगर आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया है तो कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर तुम्हारे आईटीसी को कर देगा रेस्ट्रिक्ट, मतलब तुमको अलाउ नहीं करेगा उस आईटीसी को यूज करने के लिए। अब कब कब तुम फ्रॉडुलेंटली अवेल कर सकते हो, कब कब वो माना जाएगा कि तुमने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया? या तो कोई सप्लायर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डमी सप्लायर है, या फिर इनवॉइस इशू किया लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ, या फिर टैक्स पे नहीं किया सप्लायर ने, या फिर रिसिपिएंट का प्लेस मतलब डमी रिसिपिएंट है, या फिर रिसिपिएंट के पास इनवॉइस ही नहीं है और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, आईटीसी ले रहा है, तो वो तो गलत है। क्योंकि हमने सेक्शन 16(2) में पढ़ा था आईटीसी नहीं ले सकते, तो आईटीसी ले रहा है तो उस केस में भी कमिश्नर क्या करेगा सर? कमिश्नर क्या करेगा? तुमको अलाउ नहीं करेगा आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन याद रखना ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद ये रेस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं सर, लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो भी है मतलब आईटीसी तुम यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 साल तक यूटिलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही डिसाइड हो जाता है कि आईटीसी फ्रॉडुलेंट है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, जब जब तुम आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल करोगे कमिश्नर तुमको अलाउ नहीं करेगा आईटीसी यूज करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फ्रॉडुलेंटली कब कब माना जाएगा? सप्लायर अगर डमी है, रेसिपिएंट डमी है, या फिर गुड्स रिसीव नहीं किया मतलब डमी इनवॉइस है, या फिर तुमने टैक्स नहीं पे किया, या फिर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। क्लियर? तो इस केस में फ्रॉडुलेंटली माना जाएगा। याद रखना, अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल नहीं किया तो उस केस में वो अलाउ कर देगा, ठीक है। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया। सर लास्ट है रूल 86B। सर रूल 86B क्या कहता है? रूल 86B कहता है अगर तुम्हारे 1 महीने के अंदर, 1 महीने में अगर तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लैक्स है, मोर देन 50 लैक्स अदर देन एग्जेम्प्ट अदर देन जीरो। हालांकि जीरो रेटेड भी टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन इस 86B के लिए याद रखना, अगर टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब एग्जेम्प्ट को हटा दो और जीरो रेट को हटा दो, उसके बाद जो बच गया, अगर टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लैक्स है ड्यूरिंग अ मंथ, तो फिर तुम उस केस में आईटीसी पूरा यूज नहीं कर पाओगे। तुम आईटीसी यूज कर पाओगे ओनली अप टू 99%। मतलब मान लो तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई है 60 लैक्स, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई सर 60 लैक्स, 60 लाख के ऊपर मान लो तुम्हारा टैक्स आ रहा है सर 7,20,000। तो अब अगर 7,20,000 आ रहा है ना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो तुम आईटीसी अगर मान लो तुम्हारे पास आईटीसी पड़ा है 8 लाख रुपीज, तो आईटीसी पूरा लेना। मतलब नॉर्मली क्या होगा सर, अगर मेरे पास 8 लाख का आईटीसी तो मैं तो पूरा आईटीसी लूंगा ना 8 लाख का। लेकिन लॉ कहता है नहीं, अगर तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लाख है तो तुम ये 8 लाख का आईटीसी पूरा नहीं ले पाओगे। तो सर कितना लेंगे? 99% ऑफ आउटपुट। 7,20,000 तो 7,20,000 का 99% तक का आईटीसी, मतलब 7,12,800 तक का आईटीसी ले पाओगे। इवन तो तुम्हारे पास आईटीसी बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तुम 7,12,000 तक आईटीसी ले पाओगे। रिमेनिंग अमाउंट तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना सर। सर मेरे पास जब 8 लाख का आईटीसी तो मैं तो पूरा का पूरा आईटीसी लूंगा 8 लाख का। लेकिन लॉ कहता है नहीं नहीं, अगर अगर टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लाख है ना, तो उस केस में आईटीसी तुम ले पाओगे अप टू 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। याद रखना आउटपुट है, आउटपुट, ठीक है। मतलब इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, मतलब आउटपुट है मतलब ग्रॉस है बेसिकली, ठीक है। ग्रॉस है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? तो 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उतने का आईटीसी ले पाओगे। रिमेनिंग तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग 7,200 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रूल होता है। ये रूल कब अप्लाई होता है सर? अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट अदर देन जीरो रेटेड मोर देन 50 लाख है इन अ सिंगल मंथ, तो आईटीसी यूज होगा अप टू 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। रिमेनिंग 1% तुमको पे करना पड़ेगा। सर ये तो गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है तो क्या करें सर? गलत है तो गलत है, जैसा है वैसा ही अपना ही है सर। सर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, अब कुछ ऐसा केस है जहां पर रूल अप्लाई नहीं करता। कब? सिंपल है सर, अगर वो पर्सन मतलब इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटर, या फिर मान लो करता, मतलब अगर कंपनी हुआ तो कंपनी का करता, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी कंपनी का करता कैसे होता था, एचयूएफ, अगर एचयूएफ हुआ तो एचयूएफ का करता, ठीक है। या फिर कंपनी हुआ तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर अगर पार्टनर हुआ तो पार्टनरशिप हुआ तो एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। अगर कंपनी हुआ तो अगेन या तो होल टाइम डायरेक्टर या मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अगर ट्रस्ट हुआ। तो लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। लॉ ये कह रहा है अगर ये पर्सन ने इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स, हालांकि कोई लेना देना नहीं है जीएसटी से, लेकिन फिर भी ऐसा ही प्रोविजन है, इनकम टैक्स पे किया,
विच इज मोर देन 1 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स, जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। याद रखना, पहले चेक करना लास्ट 2 ईयर कौन सा, वो लास्ट 2 ईयर जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, उस लास्ट 2 ईयर्स का अगर तुमने इनकम टैक्स पे किया मोर देन 1 लाख ईच, मतलब हर मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख, फिर दूसरा में 1 लाख, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 1-1 लाख रुपए का अगर इनकम टैक्स पेमेंट हुआ मोर देन 1-1 लाख, तो फिर 86 भी अप्लाई नहीं करेगा, तब तुम पूरा आईटीसी ले पाओगे। या फिर तुम्हें रिफंड मिला है जीएसटी का मोर देन 1 लाख का, क्यों रिफंड मिला है, या तो जीरो डेट के केस में या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, हालांकि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन देखो आईटीसी का रिफंड नॉर्मली क्या मैं बता दे रहा हूँ, आईटीसी का रिफंड मिलता नहीं है, सिर्फ 2 केसेस में मिलता है, या तो तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई क्या है, जीरो रेट है, जीरो रेट मतलब तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके इसमें आईटीसी का रिफंड मिलता है, या फिर इन्वर्टेड मतलब कि जब तुम्हारा रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स रेट है 12% और फिनिश गुड्स के ऊपर रेट है 5%, तो फिर यहाँ पर जो आईटीसी बच जाएगा उस आईटीसी का तुम्हें रिफंड मिल जाता है। तो अगर आईटीसी का रिफंड है मोर देन 1 लाख, तो फिर आईटीसी सॉरी तब 86 भी अप्लाई नहीं करेगा, मोर देन 1 लाख इन द प्रीवियस ईयर, याद रखना, ठीक है। जीएसटी का रिफंड है मोर देन 1 लाख, ठीक है, मोर देन 1 लाख का रिफंड है किसका, आईटीसी का रिफंड, याद रखना आईटीसी का रिफंड है मोर देन 1 लाख का प्रीवियस ईयर का, तो याद रखना आईटीसी रिफंड है मोर देन 1 लाख, तो यहाँ पर क्या होगा सर, रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर तुमने इनकम टैक्स पे किया मोर देन 1 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट ईयर, तो अगेन सर क्या है 86 भी अप्लाई नहीं होगा। या फिर सर मैंने क्या किया क्यूमुलेटिवली, याद रखना क्यूमुलेटिवली मैंने ऑलरेडी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी इन एक्सेस ऑफ 1% अप टू द करेंट, मतलब मैं कहने का मतलब जिस मंथ में मैं खड़ा हूँ ना, जिस मंथ में मैं खड़ा हूँ उस मंथ तक मैंने क्या किया, लाइबिलिटी डिस्चार्ज किया इन एक्सेस ऑफ 1%, मतलब मैंने 99% से ज्यादा का टैक्स पेमेंट, मतलब कहने का मतलब क्या है 1% से ज्यादा का मैंने टैक्स पेमेंट किया, 1% से ज्यादा का अगर मैंने टैक्स पेमेंट किया 1% से ज्यादा का, तो उस केस में फिर क्या होगा, रूल 86 भी अप्लाई नहीं करेगा फॉर द करेंट मंथ। ये तुमको हर महीना चेक करना पड़ेगा, जैसे जैसे महीना चलते जाएगा तुम्हें देखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिवली अगर तुमने मोर देन 1% टैक्स पे किया क्यूमुलेटिवली, तो 86 भी बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर रेशेड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टैट बॉडी है तो अगेन रूल 86 भी अप्लाई नहीं होगा सर। और लास्ट में क्या है सर, कमिश्नर चाहे तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो दिस इज योर रूल 86 बी। तो सर रूल 86 बी कब अप्लाई होता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लाख है, तो उस केस में आईटीसी तुमको मिलेगा अप टू 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, रिमेनिंग 1% हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, गलत है तो गलत है, ऐसा ही है। रूल अप्लाई कब नहीं होगा सर, कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर 86 भी कभी अप्लाई नहीं होता, कभी अप्लाई नहीं होता। कब, अगर तुमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया 1 लाख फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तुमने रिफंड क्लेम किया आईटीसी का प्रीवियस ईयर में मोर देन 1 लाख का, या फिर तुमने अपना लाइबिलिटी इन एक्सेस ऑफ 1% क्यूमुलेटिवली पे किया है, या फिर तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयू हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, एंड ये तुम्हारा केसेस है जहां पर 86 भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कमिश्नर के पास जाते हो और कमिश्नर को बोलते हो सर आप ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दो, अगर कमिश्नर मान जाता है तो वेल एंड गुड, उस केस में फिर 86 भी अप्लाई नहीं होगा। तो सर ये होता है हमारा पूरा का पूरा आईटीसी चैप्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एग्जाम, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें आईटीसी का पॉइंट रहेगा ही रहेगा, प्लस आईटीसी के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, प्लस एमसीक्यू में भी वो आईटीसी के ऊपर पूछते हैं, तो आईटीसी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने रिवीजन करा दिया, बट मेक श्योर तुम सेल्फ स्टडी करो एंड मेक श्योर क्वेश्चन बैंक करो। क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट में, जाके देख सकते हो, और सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स भी अवेलेबल है वेबसाइट में, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये होता है सर हमारा आईटीसी का रिवीजन, यहाँ पर होता है क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन हम करेंगे सर, चैप्टर मैंने डिसाइड नहीं किया, मेरा एम है एग्जामिशन, क्योंकि एग्जामिशन एक अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।